हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। बेटा हम आज नाइन्थ मैथ का चैप्टर नंबर 6 पढ़ेंगे, लाइंस एंड एंगल, रेखा और कोण। ठीक है। तो पहले एक इंट्रोडक्शन पार्ट लाइंस की बात से ही बात करते हैं हम कि लाइन होती क्या है। तो देखो, किसी लाइन ए बी को आप इस ढंग से डिनोट करते हो, ए बी, और इधर भी एरो और इधर भी एरो। ठीक है, कि भाई ये इधर से दोनों तरफ से कितना भी आप इसको एक्सपेंड करोगे तो ये एक्सपेंड हो सकती है, इसको हम बोलते हैं लाइन। ठीक है। अब लिखा ऐसे जाता है, लेकिन हम नॉर्मली ऐसा ए बी ही लिखेंगे। ठीक है। उसके बाद हमारे पास होती है लाइन सेगमेंट। लाइन सेगमेंट क्या होता है? पार्ट ऑफ लाइन होती है ये, किसी लाइन का पार्ट। अब पार्ट है तो मतलब उसकी लेंथ कुछ प्रॉपर होगी। ठीक है, मतलब वो एरो खत्म होके, एरो में तो ये होगा ना, इधर से उधर दोनों तरफ बढ़ सकती थी, अब ये बढ़ेगी नहीं। अगर 5 सेंटीमीटर बोला है तो वो लाइन सेगमेंट है, ना कि लाइन। ठीक है, इसको ऐसे लिखा जाता है। फिर हमने रे की बात करते हैं। रे का क्या होता है? स्टार्टिंग पॉइंट होता है, ठीक है, और एंड पॉइंट नहीं होता। मतलब उसको आप कितना भी बढ़ा सकते हो, तो आप इसको ए बी करके ऐसे बना देते हो। ठीक है बेटा, लेकिन हमने तीनों को ही ए बी लिखना है। समझ गई ना बात? सिंपल ए बी की भाषा में लिखना है हमें। बस उसके आगे लिख देंगे लाइन ए बी है, लाइन सेगमेंट ए बी है, रे ए बी है। ठीक है, ये होती है हमारी लाइंस। तीन चीजें होती है लाइंस में हमारे पास। उसके बाद बारी आती है हमारी एंगल्स की। अब एंगल्स आपने ड्राइंग में पढ़ा होगा जरूर, 6, 7, 8 में ड्राइंग भी होती है, हरियाणा में तो होती भी, हरियाणा बोर्ड में। तो सीबीएसई बोर्ड का मुझे भी नहीं पता। तो देखो एंगल्स हमारे पास, मैं एंगल्स की अगर बात करती हूँ तो आपके पास एंगल्स अगर हम इस ढंग से ड्रॉ करें तो ये जो एंगल बनता है, ऐसा हो सकता है हमारा एंगल। ठीक है, जो एंगल बनते हैं हमारे वो रे से बनते हैं बेटा। ठीक है, रे, ये भी रे है और ये भी रे है। ठीक है, ये दोनों रे किस एंगल में मिल रही है वो हमें देखना होता है। ठीक है, ऐसे भी हो सकती है हमारी रे, ये वाला एंगल हो गया। ठीक है, तो अगर मैं इस वाले एंगल की बात करूँ, ये 90 से लेस होता है एंगल। ठीक है, ये जो एंगल है, अगर मैं इस एंगल को नाम दे दूँ, एंगल ऐसे बनता है, ये एक्स है। ठीक है, ये एंगल जो एक्स होगा ये 0 से बड़ा होगा, 0 डिग्री से, और 90 डिग्री से छोटा होगा। अगर इस एंगल को हम वाई नाम दें तो जो वाई एंगल है ये क्या है? ये 90 डिग्री है, इक्वल लेस देन तो कुछ नहीं। ये 90 डिग्री दिख रहा है हमें, 90 डिग्री होता है। ठीक है, ये वाला एंगल अगर हम इसको जेड नाम दें तो ये जेड एंगल जो होता है ये 90 से तो बड़ा होता है डिग्री से, और ये 180 डिग्री से छोटा होता है। ठीक है, अब 90 डिग्री से छोटा एंगल जो है इसको हम क्या बोलते क्या है? इस एंगल को हम बोलते हैं एक्यूट एंगल। ठीक है, एक्यूट एंगल को हिंदी में बोला जाता है न्यून कोण। ठीक है, एक्यूट एंगल पूरा लिख लेते हैं हम। ये 90 डिग्री जो एंगल है इसको हम बोलते हैं राइट एंगल। इंग्लिश में क्या बोला जाता है? राइट एंगल। और हिंदी में हम इसको बोलते हैं बेटा समकोण। ठीक है, 90 डिग्री से बड़ा और 180 से छोटा, इसको हम इंग्लिश में बोलते हैं ऑब्ट्यूज एंगल। ठीक है, और हिंदी में इसको बोला जाता है अधिक कोण। ठीक है, 180 डिग्री से छोटा होगा और 90 से बड़ा होगा। ठीक है, उसके बाद हमारे पास अब 180, जैसे हमने कहा था ना 90 से छोटा, फिर 90, अभी 180 से छोटा, फिर क्या होगा? 180 डिग्री। अब ये एंगल देखो, ध्यान रखना, ये ऐसे बनता है। अगर हम ये पूरा एंगल बना देते हैं, ठीक है, ये भी रो है और यहाँ से शुरू होकर ये भी रे है। ठीक है, और क्या बन सकता है कि हम 180 डिग्री से बड़ा बनाएंगे। 180 डिग्री तो यहाँ तक है हमारा। ठीक है, 180 डिग्री से बड़ा कैसे बनाओगे आप? मैं मतलब थोड़ा सा हम कहीं यहाँ पे रे ले ले। ठीक है, क्योंकि अगर हम इससे नीचे बनाएंगे तो भी 180 ही बनेगा ना। ये इतना डिग्री जो बन गया, 180 से ज़्यादा बना ना, क्योंकि यहाँ तक तो 180 था। ठीक है, 180 से ज़्यादा अगर है तो ये देखते हैं क्या होगा, इसका भी नाम बताती हूँ मैं आपको। ठीक है, यहाँ पे ये जो एंगल है हमने इसकी बात करी है, इसको हम क्या नाम दे देते हैं? इसको कोई एस नाम दे देते हैं, सपोज करो। ठीक है, इस ये 90 डिग्री के इक्वल है, ये एस जो है इक्वल्स कितना है? 180 डिग्री है। इस एंगल को आप टी नाम दे दो। ठीक है, और ये जो टी एंगल है ये ग्रेटर देन 180 डिग्री है और लेस देन 360 डिग्री है। 360 डिग्री तो पूरी रोटेशन हो जाती है ना। ठीक है बेटा, अब ये 180 डिग्री के इक्वल जो एंगल है
इसको हम बोलते हैं हिंदी में, इंग्लिश में स्ट्रेट एंगल। स्ट्रेट एंगल हिंदी में बोला जाता है सरल कोण, और रिजु कोण भी बोला जाता है। अगर आप अपनी बुक में देखोगे हिंदी मीडियम वाले बच्चे, तो वहाँ पे रिजु लिखा मिलेगा आपको, ठीक है। और 180 डिग्री से छोटा है और 360 डिग्री से बड़ा है, तो इस इंग्लिश एंगल को हम इंग्लिश में बोलते हैं रिफ्लेक्स एंगल। रिफ्लेक्स एंगल। और हिंदी में इसको बोला जाता है बेटा प्रतिवर्ती कोण। प्रतिवर्ती कोण। हालांकि पता है क्या होता है, मैं आपको बताऊं, तो ये एंगल्स वगैरह के नेम ना हम हिंदी मीडियम वाले हो चाहे इंग्लिश मीडियम वाले हो, इंग्लिश में ही याद रख लेते हैं। आई होप आपको अच्छे से क्लियर होगी ये बात, ठीक है। इसके बाद अच्छा मैं आपको एक बात बता दूँ, कभी हमारे पास 360 भी अगर आता है, ठीक है, तो 360 डिग्री को आप कंप्लीट एंगल बोल सकते हो, ठीक है। यहाँ से शुरू हुआ और ये पूरा आपका खत्म हो गया यहाँ तक, ठीक है। इसको आप एंगल यू नाम दे दो, ठीक है। और ये जो यू एंगल है आपका इज इक्वल टू कितना है, 360 डिग्री है, ठीक है। अब 360 डिग्री एंगल अगर है तो हम उसको बोलते हैं कंप्लीट एंगल, ठीक है। अब इसका हिंदी में तो मुझे भी नहीं पता, इसको आप कंप्लीट एंगल बोलोगे, ठीक है। 360 डिग्री कंप्लीट हो जाता है ये, क्लियर है बात, ठीक है। अब आगे देखो, नेक्स्ट है हमारे पास कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। अब कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स को हिंदी में बोला जाता है पूरक कोण, ठीक है। ऐसे दो एंगल्स, ठीक है, ऐसे एंगल्स जिनका सम 90 डिग्री बनता है। टू एंगल्स होने चाहिए आपके पास बेटा, ठीक है, whose sum is 90 डिग्री, ठीक है। पूरक कोण का मतलब ही है 90 डिग्री, ठीक है। जैसे कि मैं अगर एग्जांपल लेती हूँ कि 40 डिग्री की बात करें हम, तो 40 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होगा बताओ मुझे, बताओ ना। 40 का कॉम्प्लीमेंट्री क्या होगा, 90 में से 40 को माइनस कर लो, कितना बचता है 50, तो 40 का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या बन जाता है 50। दोनों का सम देखो कितना आ रहा है, 90 बन रहा है, तो 40 का कॉम्प्लीमेंट्री क्या बन गया, 90 बन गया, ठीक है। कोई भी एंगल देखो आप, 80 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट्री करोगे 10 होगा, 75 का कॉम्प्लीमेंट्री निकालोगे 15 आएगा, ठीक है। 90 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट्री क्या होगा, 0 डिग्री होगा, ठीक है। 10 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट्री क्या होगा, 80 डिग्री होगा, ठीक है। तो ऐसे ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स होते हैं। एक होते हैं हमारे पास सप्लीमेंट्री एंगल्स। सप्लीमेंट्री एंगल्स। अब सप्लीमेंट्री एंगल्स को हम हिंदी में बोलते हैं संपूरक कोण, ठीक है बच्चों। अब ये संपूरक कोण क्या होते हैं, यहाँ पे भी वही टू एंगल्स होंगे, ठीक है, whose sum is 180 डिग्री। संपूरक कोणों में सप्लीमेंट्री एंगल्स में दोनों कोणों का जोड़ कितना होना चाहिए, 180 डिग्री होना चाहिए, ठीक है। अब एग्जाम्पल के लिए ही हम 40 डिग्री ही ले लेते हैं। 40 डिग्री का सप्लीमेंट्री एंगल क्या बनेगा बताओ मुझे, क्या बनेगा, 180 में से 40 को माइनस कर दो, कितना बन जाता है 140, ठीक है। हमने क्या करा, हमने 90 डिग्री माइनस 40 डिग्री करके देखा, कितना आ गया 50 डिग्री, है ना। यहाँ पे हमने क्या किया, सप्लीमेंट्री की बात कर रहा था, तो 180 में से 40 को माइनस किया, कितना आ गया 140 डिग्री आया, ठीक है। तो अगर 100 डिग्री का संपूरक कोण निकालना है तो 80 हो जाएगा, 120 का निकालना है 60 हो जाएगा। तो इस ढंग से हम सप्लीमेंट्री का संपूरक कोण निकाल सकते हैं। आई होप आपको अच्छे समझ में आ गई होगी बात, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास, मेन तो यही थी दो चीजें। उसके बाद देखो, अगर हमारे पास हम देखो सप्लीमेंट्री एंगल, अगर हम इस ढंग से हमें किसी कोण किसी एंगल के दो हिस्से दे रखे हैं, ठीक है। यहाँ पे हमें ये तो पता है ना, ये पूरा कोण कितने डिग्री का होता है, 180 डिग्री का भी हम पीछे इंट्रोडक्शन पार्ट में पढ़ के आए हैं। स्ट्रेट लाइन पे जो एंगल बनता है वो स्ट्रेट एंगल, ठीक है। तो 180 डिग्री होता है स्ट्रेट। ये वाला एंगल एक्स ले लो, ये वाई ले लो, तो देखो एक्स और वाई जो दोनों एंगल्स हैं हमारे पास, एक्स और वाई, हम इनको बोलते हैं कि इन दोनों का जो सम होगा वो 180 डिग्री होगा, ठीक है। हाँ समझ रहे हो। तो यहाँ पे तो हमने 180 डिग्री तो हमने ऊपर भी पढ़ा था कि दो एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है, तो हम उनको क्या बोलते हैं सप्लीमेंट्री एंगल्स, ठीक है।
लाइन के ऊपर अगर इस ढंग से दिखाता है और हम लिखते हैं कि दोनों का सम 180 डिग्री है, तो इसके लिए हम रीजन लिखते हैं बेटा लीनियर पेयर, लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स। ठीक है, हमने पीछे पढ़ा था इंट्रोडक्शन पार्ट में कि स्ट्रेट लाइन पे 180 डिग्री एंगल बनता है जिसको हम स्ट्रेट एंगल बोलते हैं। ठीक है, लेकिन अगर यहाँ पे अगर ऐसे लिखोगे तो यहाँ पे लीनियर पेयर ऑफ एंगल लिखना पड़ेगा। स्ट्रेट एंगल भी लिख दोगे तो देखो गलत कुछ नहीं होता है बेटा। ठीक है, पेयर है, दो एंगल्स का सम 180 डिग्री है, तो यहाँ पे इसलिए पेयर यूज कर लेते हैं, लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास, मैं सिर्फ एक्सरसाइज 6.1 का इंट्रोडक्शन करवा रही हूँ आपको, तो 6.1 के ही में जो क्वेश्चन आ रहे हैं उन्हीं को यूज करके उनमें जो जो यूज होगा वो निकालेंगे हम। ठीक है, यहाँ पे है कि दो लाइंस अगर हमारी इंटरसेक्ट करती हैं, या तो लाइन इंटरसेक्ट करेंगी या लाइन एक दूसरे के पैरेलल होती है। ठीक है, या तो काटेंगी बेटा या कहीं भी नहीं काटेंगी, तो मीन्स वो पैरेलल है, समानांतर है। तो देखो जब ये दो लाइंस आपको काट रही हैं आपकी, तो इसमें दो तरह के एंगल बनते हैं, ये वाला एंगल इस वाले एंगल के। ठीक है, और अगर हम इधर से बात करें, इधर वाला एंगल जो है इस वाले एंगल के इक्वल होता है। ठीक है, अगर मैं इनको नाम हम कुछ और नाम की जैसे 1 2 नाम दे देते हैं, ये एंगल 1 है, ये एंगल 2 है, ये एंगल 3 है, ये एंगल 4 है। ठीक है, तो जो एंगल 1 होता है बेटा वो एंगल 2 के इक्वल होता है, और एंगल 3 जो होता है वो एंगल 4 के इक्वल होता है। इन एंगल्स को हम बोलते हैं वर्टिकली ओपोजिट एंगल्स, वर्टिकली ओपोजिट एंगल्स। ठीक है, हिंदी में बोलोगे तो इसको बोलते हैं शीर्षाभिमुख कोण, शीर्षाभिमुख कोण। मतलब जो एंगल्स अगर ध्यान से देखो ना आप, तो ऐसे आ रहा था, ऐसे आ रहा था, तो ये सिर से एक दूसरे से मिले हुए हैं, सिर से उल्टे हैं, है ना, सिर से ऐसे उल्टे मिलके बने हुए हैं, तो इसलिए शीर्षाभिमुख कोण बोलते हैं। वर्टिकली ओपोजिट भी है, वर्टिकल मतलब वर्टेक्स की तरफ से ओपोजिट है ये। ठीक है, तो ये एंगल्स कहाँ मिलेंगे आपको, जहाँ पे आपकी दोनों साइड जो है एक्स बना रही होंगी, जहाँ पे एक्स बनेगा, ठीक है ना, तो वहाँ पे हम कह सकते हैं कि वहाँ पे कैसे एंगल्स मिलेंगे आपको, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स मिलेंगे बेटा। ठीक है, तो फर्स्ट एक्सरसाइज में आपके पास वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, लीनियर पेयर, वो कंप्लीट एंगल 360 डिग्री, ऐसा ही कुछ होगा। ठीक है, तो आई होप आपको इंट्रोडक्शन पार्ट क्लियर हो गया होगा। तो एक्सरसाइज 6.1 का फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा आज। एक्सरसाइज 6.1 ही करने की कोशिश करेंगे पूरी वीडियो में, अगर बन पाई तो। इसे बोला गया है इन दिस फिगर लाइंस ए बी एंड सी डी इंटरसेक्ट एट ओ, कि दो लाइंस हैं ए बी और सी डी, वो ओ पे इंटरसेक्ट करती हैं। एंगल ए ओ सी, अब ध्यान से देखना आप पहले, एंगल ए ओ सी का मतलब है ये वाला एंगल, ठीक है बेटा, प्लस एंगल बी ओ ई, बी ओ ई का मतलब ये वाला एंगल, इन दोनों का सम कितना दे रखा है, 70 डिग्री दे रखा है। एंड एंगल बी ओ डी 40 डिग्री है। देखो अब इन दोनों का सम 180 है, तो हम इनको ना ए ओ सी और बी ओ ई आप अगर नाम लिखना चाहते हो ठीक है, नहीं तो आपको थोड़ा इजी बना के बता दूं, इसको एंगल 1 दे दो और इसको एंगल 2 नाम दे दो। ठीक है, आपको इन दोनों का सम 70 डिग्री दे रखा है। और यहाँ पे एंगल बी ओ डी, ये वाला एंगल, ये वाला एंगल आपको दे रखा है 40 डिग्री। तो इसमें क्या पूछा गया है कि क्या निकालिए, एंगल बी ओ ई, एंगल बी ओ ई जिसको हमने एंगल 2 नाम दिया है ना, वो निकालना है। और रिफ्लेक्स एंगल सी ओ ई, सी ओ ई, ये वाला सी ओ ई एंगल हमें निकालना है, और इसका रिफ्लेक्स भी निकालना है। ठीक है, सी ओ ई की बजाय इसका रिफ्लेक्स निकालना है। रिफ्लेक्स एंगल निकालने के लिए किसी भी एंगल को हम 360 डिग्री में से माइनस कर देते हैं ना बेटा, क्योंकि हमने पढ़ा था ना रिफ्लेक्स एंगल क्या होता है, 180 से बड़ा, ये तो 180 से बड़ा नहीं लग रहा हमें, 180 से बड़ा और 360 से छोटा होता है। तो जो सी ओ ई आएगा इसका रिफ्लेक्स निकालने के लिए 360 में से इसको माइनस करेंगे तो इसका रिफ्लेक्स एंगल निकल जाएगा। ठीक है बेटा, तो देखो हमें गिवन है एंगल 1 प्लस एंगल 2 इक्वल्स 70 डिग्री, ये तो आपको गिवन है। ठीक है, एंगल बी ओ डी 40 डिग्री दे रखा है। ध्यान से देखेंगे अगर हम एंगल बी ओ डी, ठीक है, और ये बी ओ डी को अगर हम इसको देखें इधर से लाइन को, यहाँ से थोड़ा सा ध्यान से देखना, ये क्या बना रहे हैं, एक्स बना रहे हैं, बन रहा है ना यहाँ पे एक्स। तो मैंने आपको क्या था, जहाँ पे भी तुम्हें एक्स मिलेगा तो सामने आमने आमने सामने वाले जो एंगल्स होंगे वो इक्वल होंगे, जिनको क्या बोलते हैं, वर्टिकली अपोजिट एंगल या शीर्षाभिमुख कोण बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ से अगर हम बात करें वर्टिकली अपोजिट एंगल कौन कौन बना रहे हैं, एंगल 1 और एंगल 40 बना रहे हैं ना, तो आप यहाँ लिख दो चाहे कि एंगल बी ओ डी जो है वो भी 40 डिग्री है, ये भी हमें क्या है, गिवन है। ठीक है, अब देखो जो एंगल 1 है वो इज इक्वल टू एंगल बी ओ डी है या नहीं है, जो कि कितना है, 40 डिग्री। कैसे एंगल्स हैं ये,
वर्टिकली अपोजिट एंगल्स है। हिंदी मीडियम वाले भी इसको ऐसे ही लिख लेंगे बेटा, हिंदी में लिखने की जरूरत है, शीर्षाभिमुख याद करने में दिक्कत आएगी। वर्टिकली अपोजिट सिंपल है। तो एंगल 1 कितना आ गया, बीओडी के इक्वल आ गया, और बीओडी 40 था, तो एंगल 1 कितना बन गया, एंगल 1 आपके पास आ गया 40 डिग्री। अब 1 और 2 का सम 70 डिग्री है। नाउ एंगल 1 प्लस एंगल 2 आपका 70 डिग्री था, एंगल 1 आप 40 निकाल चुके हो, ठीक है, प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू 70 डिग्री। तो यहाँ से एंगल 2 कितना आ गया, 70 डिग्री माइनस 40 डिग्री, जो कि कितना बना 30 डिग्री। एंगल 2 का ही नाम तो था बीओई, बीओई पूछा था, तो इसका मतलब आप ये कह सकते हो देयरफॉर एंगल बीओई इज इक्वल टू 30 डिग्री। ठीक है, ये तो आ ही गया आपका एक आंसर। एक पूछा था सीओई एंगल के बारे में, सीओई का रिफ्लेक्स पूछा था, तो उससे पहले सीओई पता होना चाहिए आपको। अब ये सीओई कैसे निकाल सकते हो आप, ध्यान से देखो। सीओई जो है एंगल 1 और एंगल 2 दोनों के साथ मिलके एक स्ट्रेट एंगल बना रहा है ना, 180 डिग्री बना रहा है ना। तो हम ये कह सकते हैं सीओई के लिए एंगल 1 प्लस एंगल सीओई प्लस एंगल 2 इक्वल्स कितना, 180 डिग्री। ठीक है, अब इसको लीनियर पेयर नहीं बोलेंगे, लीनियर पेयर पढ़ा था ना हमने, पेयर में से 2 ही एंगल होते हैं, यहाँ पे ये 3 एंगल्स हैं, तो आप इसको यहाँ पे रीजन में लिख सकते हो स्ट्रेट एंगल। ठीक है, अब एंगल 1 प्लस एंगल 2 इनका सम कितना है, 70 डिग्री दे रखा था, प्लस एंगल सी ओ ई इज इक्वल टू कितना, 180 डिग्री। तो यहाँ से एंगल सी ओ ई कितना आ गया बेटा, 180 माइनस 70 डिग्री, ये बन गया 110। अब आपको सी ओ ई नहीं चाहिए, आपको क्या चाहिए है, रिफ्लेक्स एंगल सी ओ ई चाहिए है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, 360 डिग्री में से एंगल सी ओ ई को माइनस कर देंगे। देखो कितना आता है, 250 डिग्री आता है। तो देयरफॉर रिफ्लेक्स सी ओ ई इज इक्वल टू कितना आ गया, 250 डिग्री आ गया बेटा। ठीक है, आपसे 2 एंगल्स पूछे गए थे, एंगल बी ओ ई जो कि 30 डिग्री आया है, और एंगल सी ओ ई जो कि कितना आया है, 250 डिग्री आया है। ठीक है, आपको समझ में आ गई अच्छे से बात। एंगल 1 और 2 का सम दे रखा था, ठीक है, लेकिन 1 तो 40 के इक्वल था, क्योंकि ये वर्टिकल अपोजिट एंगल्स बना रहे थे, तो 1 की वैल्यू आ गई 40 डिग्री। ठीक है, 1 की आ गई तो 2 की अपने आप ही बन गई हमारे पास 70 माइनस 40 30 डिग्री। तो जो 2 एंगल था उसका नाम ही बी ओ ई था, तो बी ओ ई पूछा था 30 डिग्री आ गया। फिर हमारे से ये सी ओ ई एंगल के बारे में पूछा गया था, सी ओ ई कैसे निकाल सकते हैं, ये 1 प्लस सी ओ ई प्लस 2 करें तो 360 डिग्री ना 180 डिग्री बनता है ये पूरा का पूरा। तो 180 डिग्री 1 प्लस 2 का सम 70 था, तो यहाँ से सी ओ ई निकल के आ गया हमारा कितना, 110 निकल के आ गया था। ठीक है, हमें सी ओ ई नहीं निकालना, हमें रिफ्लेक्स एंगल सी ओ ई निकालना है। तो सी ओ ई को 360 डिग्री में से माइनस किया, तो रिफ्लेक्स एंगल सी ओ ई आ गया। ओके बच्चों, अब इसका सेकंड सम देखिए बेटा, इसमें आपको क्या क्या दे रखा है, ध्यान से पढ़ते हैं। लाइंस एक्स वाई एंड एम एन इंटरसेक्ट एट ओ, ये लाइन एक्स वाई है, ये एम एन है, ये एक दूसरे को कहाँ पे काटती हैं, ऊपर काटती हैं। ठीक है, यहाँ पे इसको ओ लिख लेते हैं। ठीक है, एंड एंगल पी ओ वाई, एंगल पी ओ वाई इज इक्वल टू 90 डिग्री। और देखो ये अगर सिंबल ऐसे लगा देते हैं ना साइन एंगल का, ये 90 डिग्री के एंगल के लिए होता है, समकोण के लिए 90 डिग्री के लिए। ठीक है, और ए रेशो बी दे दिया 2:3, इन दोनों एंगल्स की रेशो दे दी। हालांकि हमें पता है इन दोनों एंगल्स का सम कितना होगा, बताओ, 180 डिग्री होगा ना, क्योंकि देखो ये तीनों एंगल्स मिलके 180 डिग्री बनाते हैं। ठीक है, इधर वाला एंगल 90 है तो इधर 90 तो होगा, ए और बी दोनों मिलके क्या बनाएंगे, 90 डिग्री बनाएंगे। ठीक है, इनका रेशो दे रखी है, और ये सी एंगल निकालने के लिए हमें कहा गया है। ठीक है, तो देखो बेटा, हमें दे रखा है ए रेशो बी इज इक्वल टू 2:3। जब भी हमें कोई रेशो दे रखी होती है, तो मैंने आपको हीरोज फॉर्मूला वाले इसमें भी करवाया था ना, क्योंकि पहले हीरोज फॉर्मूला वाला चैप्टर कर चुके हैं हम। तो एंगल्स को ना अलग अलग अगर हम लिखना है, तो हम इन एंगल्स के साथ ना कोई एक ऐसा नंबर, कोई ऐसा वेरिएबल लगा लेते हैं जो दोनों में कॉमन होगा, ए में और बी में, दोनों के साथ हमने क्या लगा लिया, एक्स लगा लिया। रेशो का मतलब होता है कि जो इनका कॉमन पार्ट था ना, वो कट चुका है। वो कॉमन पार्ट क्या पता 2 हो कि 3 हो कि 5 हो कि 6 हो कि 60 हो, तो कुछ भी होगा, तो हमें नहीं पता, हमें मान लिया एक्स है, तो एक्स से एक्स कट गया, तो 2:3 आ गया। ठीक है, अब हम इन एंगल्स की वैल्यू निकालना चाहेंगे, तो दोनों हमने एक्स लगा दिया। ठीक है, तो अब बताओ मुझे ए प्लस बी कितना है, ए प्लस बी कितना है,
90 डिग्री है, अभी बताया ना, इधर 90 है तो इधर भी क्या होगा 90 डिग्री। ठीक है, यहाँ पे रीजन लिख भी सकते हो, क्या लिखोगे, स्ट्रेट, यस इसको क्या दो समकोण है ये। ठीक है, समकोण का मतलब क्या, राइट एंगल। ठीक है, ए कितना है 2x है, बी कितना है 3x है, इज इक्वल टू कितना 90 डिग्री। 2x प्लस 3x कितना बना 5x बना, 5x इज इक्वल टू 90। यहाँ से x की वैल्यू कितनी आएगी बताओ बेटा 90। 5 जो x का तो मल्टीप्लिकेशन में था वो यहाँ आके डिवाइड हो जाएगा, काट दो, ये 18 पे कट गया तो x आपके पास कितना आ गया 18। अब x की वैल्यू नहीं चाहिए हमें, हमें तो एंगल ए बी की बात करनी है। तो ए हमारा 2x था, बी हमारा 3x था। तो आप ये कह सकते हो कि जो a आपका 2x था वो 2 मल्टीप्लाई 18 इज इक्वल टू कितना आ गया 36 आ गया बेटा। b कितना था 3x था, तो वो 3 इंटू 18 ये आ गया 54 डिग्री में आ गया। ठीक है, अब ए बी नहीं निकाल लेते हमें, ये तो ए बी तो अपने आप ही निकल के आ गया, गलती से ही मान सकते हैं। ठीक है, हमें तो ये सी निकालना है। तो अब आपको थोड़ा सा ध्यान से देखना पड़ेगा, ये बी और ये सी, ये स्ट्रेट लाइन है ना, इसके ऊपर ध्यान से देखो, ये एक सीधी लाइन है, इसके ऊपर ये एंगल सी और एंगल बी बन रहे हैं, इन दोनों का सम कितना होगा 180 डिग्री होगा ना। बी तो हमारे पास आ ही चुका है 54 डिग्री। ठीक है, सी हमारा निकल जाएगा। अब आप क्या कहोगे, एंगल बी प्लस सी इज इक्वल टू 180 डिग्री, दो ही एंगल्स है ना, इसलिए यहाँ पे आप क्या लिख सकते हो रीजन में, लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स लिख सकते हो, या खाली लीनियर पेयर लिख दो, और कुछ लिखने की जरूरत नहीं है आपको। ठीक है, अब बी कितना निकाल के आए हो 54 डिग्री निकाल के आए हो, प्लस सी इज इक्वल टू कितना 180 डिग्री। यहाँ से सी की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा 180 माइनस 54 डिग्री, माइनस कर लो कितना बनता है, 10 में से 4 गए 6, 7 में 5 गए 2, 126। तो सी हमारा कितना आ गया बेटा 126 डिग्री आ गया। बात समझ में आई कि नहीं आई। ठीक है, इसने एंगल से ही पूछा था, सी से पहले हमारे ए बी अपने आप निकल के आए। क्यों निकल के आए, क्योंकि पता था उनके बिना सी निकलेगा नहीं। कैसे निकले, हमें ए और बी की रेशो दे रखी थी, रेशो दे रखी तो उन एंगल्स को हम कैसे लिख लेते हैं 2x 3x, 2a 3a, 2b 3b, कुछ भी लिख सकते थे, लेकिन ए और बी तो यहाँ दे रखा था ना, इसलिए हमने क्या लगा दिया x लगा दिया। ए की वैल्यू 2x, बी की वैल्यू 3x। तो हमने यहाँ देखा कि ए बी और ये जो एंगल पी ओ वाई था ना, ये पूरा मिलकर 180 डिग्री बना रहे थे, इधर 90 तो इधर भी 90, तो ए प्लस बी का सब 90 डिग्री। ए और बी की वैल्यू रखी, यहाँ से अपने आप ही एक्स निकल के आ गया, एक्स निकल के आ गया तो एक्स की वैल्यू ए और बी में पुट कर देते हैं, ए और बी एंगल आ गया आपके पास। ठीक है, ए और बी आ गए, लेकिन हमें तो सी निकालना था। तो हमने देखा जो सी एंगल है वो हमारे बी वाले एंगल के साथ 180 डिग्री बना रहा, लीनियर पेयर बना रहा था, है ना। अगर बना रहा है तो बी प्लस सी को हमने कहा 180, बी की वैल्यू 54 डिग्री रखी, और ये सॉल्व कर दिया, हमारे पास सी आ गया 126 डिग्री। ओके बच्चों, एक्सरसाइज का थर्ड क्वेश्चन देखिए बेटा क्या कहा गया है। इसमें बोला गया है एंगल पी ओ आर, एंगल पी ओ नहीं होगा, ये क्यू होगा आई थिंक। ये यहाँ पे एंगल क्यू है, एंगल पी क्यू आर मतलब ये वाला एंगल इज इक्वल्स एंगल पी आर क्यू इस वाले एंगल के, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल है। कह रहा है कि देन प्रूव दैट एंगल पी ओ एस, पी यहाँ भी ओ गलत लिखा हुआ है, क्यू है आई थिंक, एंगल पी क्यू एस मीन्स ये बाहर वाला एंगल इक्वल्स एंगल पी आर टी ये बाहर वाले एंगल के। ठीक है, अब देखो अगर आपको ऐसे एंगल्स के नेम लिखने में दिक्कत आती है ना, तो आप यहाँ पे इसको एंगल 1, इसको एंगल 2, इसको एंगल 3, इसको एंगल 4 भी लिख सकते हो। ठीक है, अपनी भाषा में लिख सकते हैं हम यहाँ पे। अच्छा, क्योंकि यहाँ पे हमें प्रूव करना है, तो देखो हम ऐसे क्वेश्चंस में क्या करते हैं, सबसे पहले हम लिखते हैं गिवन। ठीक है, गिवन का मतलब दिया है, क्या दिया है आपको, आप एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 कह सकते हो, क्योंकि हमने एंगल को 1 और 2 नाम दे दिया। ठीक है, प्रूव क्या करना है, टू प्रूव दैट, क्या प्रूव करना है कि एंगल 3 और एंगल 4 क्या हो इक्वल हो। ठीक है बेटा, अब हमें प्रूव करना है तो उसके लिए हम लिखते हैं प्रूफ। अब प्रूफ का मतलब होता है प्रमाण, कैसे प्रूव करेंगे, देखो 1 और 2 इक्वल है, लेकिन अगर हम यहाँ 1 और 3 में देखते हैं कुछ रिलेशन बन रहा है, क्या बन रहा है, इन दोनों का सम 180 डिग्री है, स्ट्रेट लाइन पे बन रहे हैं, लीनियर पेयर है। यहाँ पे 2 और 4 की बात करें तो ये भी इक्वल दिख रहे हैं हमें, है ना। तो यहाँ पे आप ये कह सकते हो वी नो दैट एंगल 1
प्लस एंगल 3 इक्वल्स कितना 180 डिग्री, और उधर से क्या है एंगल 2 इज इक्वल एंगल 2 प्लस एंगल 4 इज इक्वल टू कितना 180 डिग्री। ठीक है, दोनों के लिए ही सेम रिजल्ट चल रहा है। कौन सा चलेगा, लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स, यहाँ तो लिख ही लेते हैं, हालांकि आप सिर्फ लीनियर पेयर लिखोगे तो काम चल जाएगा। ठीक है, बात समझ में आ गई। अब हमें 3 और 4 को इक्वल लेके आना है किसी तरह। ठीक है, कैसे लेके आए, देखो दोनों का सम 180 180 है, तो हम इसका मतलब ये कह सकते हैं कि एंगल 1 प्लस 3 इज इक्वल टू एंगल 2 प्लस एंगल 4। ठीक है, क्योंकि दोनों का सम 180 है तो 1 प्लस 3 और 2 प्लस 4 सेम होंगे। ठीक है, अब हमें सिर्फ यहाँ पे 3 और 4 को रखना, 1 और 2 को गायब करना है। तो हमारे पास देखो ना 1 और 2 इक्वल थे ना, तो एंगल 1 की जगह मैं एंगल 2 लिख दूँ प्लस एंगल 3। अब गलती से यहाँ पे 2 की जगह 1 नहीं लिखना, यहाँ पे 2 ही रखो इज इक्वल टू 4। यहाँ पे रीजन में क्या लिखोगे कि एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 था, इसलिए हमने 1 की जगह क्या लिख दिया 2 लिख दिया। ठीक है, अब देखो ध्यान से, एंगल 2 से एंगल 2 कट जाएगा। ठीक है, यहाँ से क्या आ गया एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4। ठीक है, 2 से 2 क्यों कटा, क्योंकि ये इधर आके माइनस हो जाना था, काटते तो आप माइनस ही हो जाना था इसमें। तो एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4 आ गया, यही तो हमें प्रूव करना था। तो हम आगे लिख लेते हैं हैंस प्रूव्ड। ठीक है, ये सिंपल सी भाषा में करवा दिया बेटा मैंने आपको। अगर ऐसी दिक्कत आती है स्कूल में, टीचर्स अगर ऐसे करवा रहे हैं कि एंगल्स के नाम पूरे लिखने हैं तो लिख सकते हो, अदरवाइज देखो इस तरीके से करने में आपको बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आएगी, बहुत ईजी लगेगा। बस कंडीशन ये है कि आपको फिगर ना बना के दिखानी पड़ेगी, क्योंकि अगर आपने फिगर बनाएंगे तो टीचर को क्या पता कौन सा एंगल 1 है कौन सा एंगल 2 है। तो फिगर बना के उन एंगल्स के नाम देने पड़ेंगे आपको खुद, और फिर आप प्रूव करोगे तो आपके नंबर बिल्कुल भी नहीं कटेंगे और आपको इजी भी लगेगा लिखना। ओके बच्चों, अब फोर्थ क्वेश्चन में देखिए बेटा क्या दिया गया है। इसे बोला गया है कि x और y प्लस करें और y प्लस जेड को प्लस करें तो सेम आता है, देन प्रूव दैट ए ओ बी इज अ लाइन। ये वाले को हमें एक लाइन प्रूव करना है। किसी भी चीज को, लाइन को कैसे लाइन प्रूव करेंगे हम, अब लाइन के ऊपर देखो यहाँ पे x और y है ना। इस लाइन की अगर लाइन की बात करें तो x और y है, तो इनका अगर सम 180 डिग्री आ जाए तो हम कह सकते हैं लाइन है। या इसके नीचे y और z है, नहीं w और z है, अगर इनका सम 180 डिग्री आ जाएगा तो हम ये कह सकते हैं कि ये ए ओ बी क्या है, एक लाइन है। ठीक है, तो प्रूव करना है तो हमें सारी बातें लिखनी पड़ेगी। पहले क्या लिखना पड़ेगा, गिवन। क्या गिवन है आपको कि x प्लस वाई इज इक्वल टू डब्ल्यू प्लस जेड है। ठीक है, प्रूव क्या करना है, टू प्रूव दैट, हिंदी वाले भी ऐसे ही लिख सकते हैं इंग्लिश में इस चीज को। ठीक है, कि ए ओ बी इज अ लाइन। ठीक है, ए ओ बी इज अ लाइन का मतलब क्या है, देखो ए ओ बी इज अ लाइन के लिए आप ये कह सकते हो कि या एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 180 डिग्री। अगर 180 डिग्री आ गया तो ए ओ बी अपने आप ही लाइन हो जाएगी। ठीक है, ये हमने अपनी तरफ से लिख लिया कि लाइन का मतलब ये है कि इसके ऊपर जो एंगल बन रहे हैं उनका सम 180 डिग्री होगा। ठीक है, एक्स वाई लिखो या डब्ल्यू और जेड को लिखो। ठीक है बेटा, अब हम प्रूफ पे चलेंगे, प्रमाण पे चलेंगे। तो देखो हमें नहीं पता ए ओ बी एक लाइन है तो हम x प्लस वाई का सम 180 डिग्री तो नहीं कह सकते, लेकिन x y z w, अगर हम चारों के चारों एंगल्स की बात करें तो फुल रोटेशन होगी। पूरी रोटेशन में कितने डिग्री एंगल बनता है, 360 डिग्री का बनता है। ठीक है, तो क्या लिख सकते हो कि वी नो दैट, हमें पता है क्या, कि x प्लस वाई प्लस जेड प्लस डब्ल्यू या डब्ल्यू प्लस जेड जो भी लिखो इज इक्वल टू कितना 360 डिग्री है। ठीक है, क्यों है ये, कंप्लीट एंगल है या कंप्लीट रोटेशन है, आप लिख सकते हो ये बात, कंप्लीट एंगल ही लिख लेते हैं चलो। ठीक है, अब इन चारों का सम तो 360 डिग्री है, ये तो हमें पक्का पता है ना। हमें चाहिए सिर्फ x प्लस वाई का सम 180 डिग्री। तो देखो x प्लस वाई को तो ऐसे ही लिख लेते हैं, w प्लस जेड या z प्लस डब्ल्यू की वैल्यू क्या है, x प्लस वाई है, तो z प्लस डब्ल्यू की जगह भी हम क्या लिख सकते हैं, x प्लस वाई लिख सकते हैं। लिख सकते कि नहीं लिख सकते बताओ, क्योंकि यहाँ पे आप कहोगे गिवन है। क्या गिवन है, कि x प्लस वाई इज इक्वल टू डब्ल्यू प्लस जेड। ठीक है, बात समझ में आ गई। अब लाइक टर्म्स ऐड हो जाती है, x में x जोड़ा तो कितना आ गया 2x, y में y जोड़ा तो कितना आ गया 2y इज इक्वल टू कितना है 360 डिग्री। 2x प्लस 2y, दोनों के पास 2 है तो 2 कॉमन निकाल लेते हैं, यहाँ से बचा x, यहाँ से क्या बचा y इज इक्वल टू कितना है 360 डिग्री। ठीक है बेटा, अब 2 जो मल्टीप्लिकेशन में वो इक्वल टू के इधर जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। ये बना x प्लस वाई
इज इक्वल टू 360/2। अब इसको काट दो, 2 1 जा 2, 2 8 जा 16 और 2 0 0। तो x प्लस वाई इज इक्वल टू क्या आ गया भाई, 180 डिग्री आ गया। हमने कहा था ना x प्लस वाई 180 डिग्री आते ही हम क्या कहते हैं, देयरफॉर ए ओ बी इज अ लाइन। ठीक है, हैंस प्रूव्ड। ठीक है बच्चों, बात समझ में आई। हमने क्या करा, एक्स प्लस वाई और वाई डब्ल्यू प्लस जेड इक्वल दे रखे थे, चारों का सम 360 लिखा। तो एक्स प्लस वाई तो था ही, डब्ल्यू प्लस जेड को भी एक्स प्लस वाई कर दिया। एक्स प्लस एक्स 2x, वाई प्लस वाई 2y, 2 कॉमन निकला। एक्स प्लस वाई की वैल्यू 180 डिग्री आ गई। जैसे ही 180 डिग्री आई तो हमें पता चल गया कि ये स्ट्रेट लाइन है, तभी तो इनका सम 180 डिग्री बना। यही हमें प्रूव करना था। ओके बच्चों, फिफ्थ क्वेश्चन में देखो क्या कहा गया है, पी ओ क्यू इज अ लाइन। पी ओ क्यू एक लाइन है। रे ओ आर इज परपेंडिकुलर टू लाइन पी क्यू। परपेंडिकुलर का मतलब होता है समलंब, नहीं लंब कहते हो सिर्फ, लंब है। ठीक है, समलंब तो नहीं कह सकते। मतलब 90 डिग्री एंगल बनाती है। कौन सी, ओ आर पी क्यू के ऊपर परपेंडिकुलर है, मतलब यहाँ पे कितने डिग्री एंगल बना रही है, 90 डिग्री का। अगर यहाँ 90 है तो पता है ना आपको, इधर भी 90 ही बनेगा। पीछे भी क्वेश्चन किया था हमने। ओ एस इज अनदर रे लाइंग बिटवीन रे ओ पी एंड ओ आर। ओ एस एक और रे है हमारी, जो ओ आर और ओ पी के बीच में है। प्रूव करना है हमें एंगल आर ओ एस। आर ओ एस मतलब ये वाले एंगल का प्रूव करना है हमें, किसके इक्वल, हाफ एंगल क्यू ओ एस माइनस एंगल पी ओ एस। इन एंगल्स की प्रूव करना है। तो पहले तो हमारा काम यही होता है जब प्रूव दैट वाले केस में, कि हमें क्या दे रखा है, क्या प्रूव करना है। ठीक है, गिवन क्या है बेटा, हमें गिवन तो सिर्फ इतना ही कह सकते हो कि अब ओ आर जो है ना वो परपेंडिकुलर किसके, पी क्यू के। ठीक है, ओ आर परपेंडिकुलर अगर पी क्यू तो इधर भी 90 डिग्री का एंगल बनेगा और यहाँ भी क्या बनेगा, 90 डिग्री एंगल। उसके बाद टू प्रूव दैट को हम टीपीटी लिख सकते हैं। क्या प्रूव करना है, कि एंगल आर ओ एस इज इक्वल टू हाफ एंगल क्यू ओ एस माइनस एंगल पी ओ एस। ठीक है, प्रूफ पे चलेंगे, ध्यान से देखना अब आपको। ठीक है, अब एंगल्स को हम नाम तो दे देंगे, लेकिन जो ये क्यू ओ एस है ना, अब क्यू ओ एस को क्या नाम दें। क्यू ओ एस के दो हिस्से हैं, है ना, ये 90 डिग्री और ये, तो कोई बात नहीं, हम इसी के अकॉर्डिंग करेंगे। प्रूफ में हम क्या करते हैं, हम एंगल आर ओ एस की वैल्यू निकाल लेते हैं। एंगल आर ओ एस इज इक्वल टू, ध्यान से देखना, इसने कहा है क्यू ओ एस माइनस जो भी है आर ओ एस की अगर हम बात करें, तो ये एंगल क्यू ओ एस में से अगर मैं 90 डिग्री को माइनस कर दूं तो एंगल आर ओ एस आ जाएगा। ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं एंगल आर ओ एस इक्वल्स एंगल क्यू ओ एस माइनस 90 डिग्री। समझ पा रहे हो बात को। हमने कहा एंगल आर ओ एस जो है ये छोटा सा एंगल, इस पूरे एंगल में से ये माइनस कर देंगे तो ये बच जाएगा। ठीक है, तो हमने वही लिखा है। ठीक है, ठीक है जी, क्यू ओ एस तो चाहिए है, लेकिन ये पी ओ एस मांग रहा है। पी ओ एस तो इधर की तरफ है। अब ये पी ओ एस कैसे लेके आ सकते हैं हम, तो देखो 90 डिग्री जो वैल्यू थी इधर वाले एंगल की भी है और इधर वाले एंगल की भी है। इधर की बात करें तो 90 डिग्री किसकी वैल्यू है, इस एंगल पी ओ एस की और प्लस एस ओ आर की, ये दोनों एंगल मिलके 90 डिग्री बना रहे हैं। तो हम क्या लिख सकते हैं, एंगल क्यू ओ एस तो ऐसे ही रहेगा माइनस 90, 90 का इधर भी 90 था इधर भी 90 था ना, तो इसका नाम क्या है, आर ओ एस प्लस पी ओ एस। एंगल आर ओ एस प्लस एंगल पी ओ एस, कर सकते हैं ये बात। 90 डिग्री की वैल्यू इधर भी, ये भी 90 डिग्री है और ये भी कितना है, 90 डिग्री है इधर वाला पूरा का पूरा। ठीक है, तो पहले तो हमने 90 इसको कहा था, अब हम 90 की वैल्यू की जगह इधर वाले एंगल को लिख रहे हैं। क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि इसने पी ओ एस मांगा है हमारे पास। ठीक है, ब्रैकेट खोल दो, क्यू ओ एस माइनस एंगल आर ओ एस, और माइनस यहाँ चला गया तो ये क्या बन गया, पी ओ एस। और यहाँ क्या है, एंगल आर ओ एस है। यहाँ भी एंगल आर ओ एस और यहाँ भी आर ओ एस, तो आर ओ एस को यहाँ ले आते हैं, ये माइनस का आर ओ एस यहाँ के क्या बन जाएगा, प्लस आर ओ एस बन जाएगा। इधर आया तो प्लस एंगल आर ओ एस इक्वल्स कितना, क्यू ओ एस माइनस एंगल पी ओ एस। ठीक है, आर ओ एस प्लस आर ओ एस कितना बना, ट्वाइस एंगल आर ओ एस बन जाएगा, इज इक्वल टू कितना, क्यू ओ एस माइनस एंगल पी ओ एस। क्या वही चीज़ आ रही है, क्यू ओ एस पी ओ एस आ रही है, आर ओ एस भी आ रही है, ये टू इधर नहीं है इधर है,
तो कर देते हैं भाई एंगल ROS, और ये 2 वहाँ जाके क्या हो गया 1/2 हो जाएगा, डिवाइड में चला गया, यहाँ मल्टीप्लाई में था यहाँ डिवाइड में आ गया बेटा। तो QOS माइनस एंगल POS। ठीक है बेटा, यही हमें प्रूव करना था, तो हेंस प्रूव्ड। क्लियर होगी बात। हमने क्या किया, हमने एंगल ROS को देखा, ये था, यहाँ QOS मांग रहा है, तो हमने क्या करा QOS माइनस QOR करते जो कि 90 डिग्री था। ठीक है, 90 डिग्री की वैल्यू, लेकिन ये इधर वाला 90 नहीं मांग रहा, ये POS इधर से मांग रहा है, तो हमने देखा कि 90 डिग्री की वैल्यू यहाँ भी है और 90 डिग्री इधर भी है। इधर वाले 90 की वैल्यू क्या है, ROS प्लस SOP या POS। ठीक है, तो उस 90 को लिख दिया ROS प्लस POS, ब्रैकेट खोल ली, 2 ROS आगे वो इकट्ठा कर दिया, इधर जो है वो इधर ही रखा, ROS की वैल्यू क्या आ गई, हाफ QOS माइनस POS, यही हमें प्रूव करना था। ओके बच्चों, 6 क्वेश्चन देखिए बेटा क्या कहा गया लास्ट क्वेश्चन एक्सरसाइज का हमारा। It is given that angle XYZ is 64 degree. XY is produced to point P. Draw a figure from the given information. अभी तक जितने 5 क्वेश्चंस किए वहाँ पे सब पे आपको फिगर दे रखी थी सब में, लेकिन यहाँ पे हमें फिगर भी ड्रॉ करनी है। If ray YQ bisects angle ZYP, find XYQ जो भी बोला है। पहले तो देखो एंगल XYZ 64 दे रखा है, तो एंगल कैसे बनाते हैं बेटा, XYZ मतलब Y पॉइंट पे एंगल बनेगा, X और Z से रे बन रही है आपकी, एंगल बनेगा 64 डिग्री। तो पहले देखो बेटा लाइन हम एक एंगल बना ही लेते हैं, हम ऐसे किया 64 हमारा 90 से तो छोटा ही होता है। ठीक है, तो एग्जैक्ट मेजर करके नहीं बताने की जरूरत आपको, हमने ये कह दिया कि ये कितना है 64 डिग्री है। XYZ का नाम दिया है, तो देखो यहाँ पे आप X नाम दोगे, ये जो पॉइंट है ना इसको Y नाम दोगे तुम। ठीक है, ये XY और ये क्या है Z है, और ये Y एंगल कितना डिग्री है 64 डिग्री है। ठीक है, आगे बोला गया है XY इज प्रोड्यूस्ड टू पॉइंट P, जो XY है ना उधर नहीं बढ़ेगा, उधर तो इधर है, इसने कहा पॉइंट XY को, अगर YX को कहता तो हम उधर बढ़ाते, XY को कहा तो हम इधर की तरफ बढ़ाएंगे। कहाँ तक कहा इसने, प्रोड्यूस्ड टू पॉइंट P, XY को P पॉइंट तक प्रोड्यूस किया गया है, तो XY को ये हम थोड़ा सा बढ़ा देते हैं ऐसे करके, और यहाँ पे हम इसको लिख देते हैं पॉइंट P है। ठीक है ना बच्चों, आगे क्या बोला गया है बेटा, ड्रॉ करनी फिगर से, और आगे बोला इफ रे वाई क्यू बाइसेक्ट्स एंगल ZYP, तो यहाँ पे बना एंगल, ये एंगल बना हमारा, कहता है इस एंगल को, एक रे है YQ, Y से निकल के आएगी तो YQ बनेगी। ठीक है, वो जो रे है वो इसको बाइसेक्ट करती है, इस एंगल को बाइसेक्ट करती है, तो दो, बाइसेक्ट का मतलब होता है दो इक्वल पार्ट्स में विभाजन, समद्विभाजित। ठीक है, अगर बाइसेक्ट कर रही है तो ये वाला एंगल, और एक्स एक्स तो नाम नहीं देंगे हम, कुछ और नाम दे देते हैं, ए नाम दे देते हैं, ठीक है, या 1 1 नाम दे देते हैं, जो आपका मन करे। दोनों एंगल्स क्या होंगे, इक्वल होंगे, क्योंकि इसने कहा है ये एंगल को बाइसेक्ट कर रही है, कौन सी रे, YQ, तो यहाँ पे क्या लिख दिया हमने Q। ठीक है, अब इसमें क्या बोला गया है, एंगल XYQ निकालो, एंगल XYQ, तो XYQ के लिए सिर्फ हमें एक ही जरूरत है, 64 तो पता ही ऊपर। ठीक है, तो ए कैसे निकालें, तो ध्यान से देखिए, अगर हम जो ये XYP हमारी एक लाइन थी उसके ऊपर 64 A ये 3 एंगल बन रहे, तीनों मिलके क्या बनाएंगे 180 डिग्री बनाएंगे, 180 डिग्री बनाएंगे, तो यहाँ से ए की वैल्यू निकल जाएगी हमारे पास। तो सॉल्यूशन में हम क्या करेंगे, देखो बेटा हम यहाँ पे ये कह सकते हैं कि यहाँ पे PYX है, PYX इज अ लाइन, PYX एक लाइन है ना, इसलिए A प्लस 64 डिग्री इज इक्वल टू कितना होगा 180 डिग्री, लाइन है तो 180 डिग्री होगा। ठीक है, लिखने की जरूरत भी नहीं है, लीनियर पेयर है, A प्लस A कितना बनता है 2A प्लस 64 इक्वल्स कितना 180 डिग्री, यहाँ से 2A की वैल्यू कितनी आ गई 180 माइनस 64, माइनस कर लो कितना बचता है, 10 में से 4 गए 6, 7 में से 6 गया 1, और ये 1 का 116। ठीक है, तो A की वैल्यू कितनी आ जाएगी 116/2, काट दो, 2 5 10 बच गया 1, 2 8 16, तो A हमारे पास 58 डिग्री आ गया बेटा। ठीक है, ए की जरूरत क्यों थी, क्योंकि इसने पूछा था XYQ एंगल लिख बताओ कितना है, तो नाउ एंगल XYQ इज इक्वल टू कितना, A प्लस 64 था, A आपका 58 निकला, ये 64 था, ऐड कर दो 8 और 4 12, 6 और 5 11 और 1
12 122 डिग्री। ठीक है, एंगल एक्स वाई क्यू कितना आ गया आपका 122 डिग्री आ गया। आगे बोला रिफ्लेक्स एंगल क्यू वाई पी, पहले क्यू वाई पी ढूंढो कहाँ है, क्यू वाई पी ये वाला एंगल। किसी भी एंगल का रिफ्लेक्स कैसे निकालते हैं, उसको 360 में से माइनस कर देते हैं। ठीक है, तो पहले देखो एंगल क्यू वाई पी की बात करते हैं जो कि ए है, और ए हमने कितना निकाला था 58 डिग्री निकाला था। हमें क्या निकालना है, रिफ्लेक्स एंगल क्यू वाई पी निकालना है। रिफ्लेक्स मतलब प्रतिवर्ती, वो कैसे निकालते हैं, 360 में से 58 डिग्री को माइनस करेंगे तो कितना आएगा माइनस करके, ये तो 360 में से 58 ही तो घटाना है, 302 डिग्री आ गया। ठीक है, ये दो ही चीजें पूछी गई थी आपसे, बिल्कुल सिंपल था ना बेटा। पहले फिगर बनानी थी, फिगर को ध्यान से इन्फॉर्मेशन जैसे जैसे पढ़ते जाएंगे वैसे वैसे ड्रॉ करते जाएंगे, एकदम सारी पढ़ के नहीं करना। पहले हमने देखा एंगल ड्रॉ करना था कि एंगल ड्रॉ किया, फिर कहा एक्स वाई को प्रोड्यूस करना है पी पॉइंट, तो एक्स वाई को प्रोड्यूस कर दिया। ठीक है, फिर फिगर बना ली, फिर कहता है कि इस एंगल का वाई जेड वाई पी का बाइसेक्टर हमने क्या खींचा, वाई क्यू खींचा। तो ये एंगल का बाइसेक्टर का मतलब दो इक्वल पार्ट्स, तो दोनों इक्वल पार्ट्स को हमने सेम नाम दे दिया, ए नाम दे दिया। ठीक है, जो एंगल्स निकालने के लिए कहा था तो हमने देखा a+a+64 = 180 डिग्री बन रहा था। यहाँ से a की वैल्यू निकल गई, तो एक्स वाई क्यू एंगल पूछा था वो 64 + a था, a की वैल्यू 54, दोनों का ऐड किया तो 122 आ गया। फिर इसने पूछा क्यू वाई पी जो है उसका रिफ्लेक्स एंगल, क्यू वाई पी तो ए ही था, 58 है, इसका रिफ्लेक्स निकालने के लिए 360 में से माइनस किया, तो हमारे पास ये दो वैल्यूज निकल के आ गई बेटा। यही हमारे से पूछी गई थी। ठीक है, आई होप अपन 2 करेंगे, इसका पहले इंट्रोडक्शन पार्ट देख लेते हैं। पैरेलल लाइंस एंड ट्रांसवर्सल लाइंस, समांतर रेखाएं और तिर्यक रेखाएं। तो देखो क्या समांतर रेखाएं क्या होती है, जब कोई भी दो रेखाएं एक दूसरे को कहीं भी ना काटें, आगे बढ़ाने पर कहीं भी वो ना मिले, या पीछे की तरफ बढ़ाने पे वो कहीं भी ना मिले, तो ऐसी लाइंस को हम क्या बोलते हैं, समानांतर या पैरेलल लाइंस बोलते हैं बेटा। ठीक है, ट्रांसवर्सल क्या होती है कि इनको कोई एक तिर्यक रेखा अगर ऐसे काट रही हो तो इसको हम बोलते हैं ट्रांसवर्सल लाइन। ठीक है, तो ये जब लाइन इसको काटती है इन दो रेखाओं को, तो यहाँ पे कुछ एंगल्स बनते हैं हमारे पास, कुछ कोण बनते हैं, जैसे एक यहाँ पे बन रहा है, एक यहाँ पे बन रहा है, कि यहाँ पे एक, यहाँ पे चार, यहाँ बन गए 5 6 7 8, है ना। तो इन जो ये एंगल्स हैं इनमें आपस में कुछ रिलेशन होता है बेटा, उसके बारे में पढ़ेंगे और उसी पे बेस्ड हमारी एक्सरसाइज होगी। ठीक है, तो देखो ध्यान से, हमने पिछले वाली एक्सरसाइज में वर्टिकली अपोजिट एंगल्स के बारे में पढ़ा था कि क्रॉस का निशान जहाँ है, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, ये वाला और ये वाला, इनको हम क्या बोलते हैं, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स बोलते हैं, है ना, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। या दूसरा नाम क्या होता था हिंदी में, शीर्षाभिमुख कोण, याद आ गया ना। अब इसके बाद शीर्षाभिमुख कोण के लिए वर्टिकली अपोजिट एंगल होने के लिए लाइंस इंटरसेक्टिंग होनी चाहिए। ठीक है, एक दूसरे को काटेंगी। ठीक है, तो यहाँ पे पैरेलल लाइन का कोई कॉन्सेप्ट है नहीं, तो वर्टिकली अपोजिट एंगल्स की पहचान क्या होगी कि आपको एक्स की शेप नजर आएगी। किसकी शेप नजर आएगी, एक्स की। ठीक है, जहां एक्स की शेप नजर आएगी तो वहां पे जो एंगल्स बन रहे होंगे आमने सामने, उन कोणों को आप क्या कहोगे, शीर्षाभिमुख कोण कहोगे। ठीक है, उसके बाद हम पैरेलल लाइन वाले कॉन्सेप्ट पे चलते हैं। यहाँ पे अगर आप लाइंस की बात करते हो, ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है। ठीक है, ये लाइन इनको काट रही है, तो ये ऊपर वाला एंगल, इसको मैं 1 नाम दे दूं। ठीक है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4, ये 5, ये 6, ये 7 और ये 8। ठीक है, तो एंगल 1 में और एंगल 5 में क्या रिलेशन होगा, एंगल 4 में और 8 में क्या होगा, तो थोड़ा सा ध्यान से देखोगे अगर आप, मैं एंगल 1 की और एंगल 5 की बात कर रही हूँ। एंगल 1 जो है आपका वो इस लाइन से ऐसे बन रहा है, इन दोनों लाइनों से। ठीक है, एंगल 5 किससे बन रहा है, ये एंगल 5 है, इसको ध्यान से देखेंगे तो ये इससे ऐसे बन रहा है। ठीक है, ध्यान से देख पा रहे होगे आप, तो एक ऐसी शेप आ रही है एफ जैसी सी, उल्टा एफ। ठीक है, सीधा एफ भी हो सकता था कि मैं इसको और एंगल 4 को और इधर से एंगल 8 को ले लेती। ठीक है, तो कुछ कुछ ऐसी शेप बन जाती। ऊपर वाली लाइन को मत देखो ना, हम देख रहे हैं एंगल 4 यहाँ पे है और एंगल 8 यहाँ है। ठीक है, यहाँ पे एंगल 1 था और ये एंगल क्या था, 5 था। ये कैसी शेप बना रहे हैं, एफ जैसी शेप बना रहे हैं, तो ये वाले एंगल्स इक्वल होते हैं, इनको हम बोलते हैं कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स। कैसे एंगल्स बोलते हैं, कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स बोलते हैं बेटा। ठीक है, हिंदी में इनको बोला जाता है संगत कोण।
ठीक है। अब संगत कोण की क्या पहचान बताइए आपको कि ये क्या बनाएंगे, एफ जैसी शेप बनाएंगे। ठीक है, अब वो एफ आपका सीधा हो सकता है, उल्टा हो सकता है, ऐसे हो सकता है। बस कंडीशन क्या रहेगी, एफ जिन लाइनों से बन रहा है वो दोनों लाइनें क्या होंगी, पैरेलल होंगी। ठीक है, तो पहचान होगी कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स की कि जहाँ जो लाइंस एफ बना रही होंगी और एफ की जो ये दोनों लाइंस निकलती हैं ये पैरेलल अगर होंगी तो यहाँ पे जो एंगल्स बनेंगे वो कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स बनेंगे, मतलब वो इक्वल बनेंगे। ठीक है, तीसरा हमारे पास होता है, जैसे ये 3 है एंगल और ये एंगल 5 है। एंगल 3 वाली लाइन है ये वाली और ये वाली, और एंगल 5 की लाइन है ये और ये। ठीक है, ध्यान से देखें तो मैंने कहा z बन रहा है ना, z आप ऐसे करके बनाओ, z ऐसे करके बनाओ। ठीक है, इसको n की शेप में बनाओ, उल्टा n बनाओ, सीधा n बनाओ। ठीक है, कंडीशन क्या है कि ये दोनों लाइंस क्या हो, पैरेलल अगर दिख ही रही है, पैरेलल हो सकती है कि लाइन जो बीच में बच के तो इनको काट ही रही है ना, तो इनके जो ये एंगल्स बनते हैं, अगर मैं यहाँ की बात करूँ तो यहाँ पे एंगल 3 था और यहाँ पे एंगल क्या था, 5 था। तो ये जो एंगल्स बनेंगे ये वाले एंगल्स भी इक्वल होते हैं बेटा। ठीक है, यहाँ पे हम बात करें संगत कोण की तो एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 5, एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 8 बना था। ठीक है, यहाँ पे 3 और 4 की बात, 3 और 5 की बात करें तो एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 5 होगा। ठीक है, बात समझ में आ गई। इन एंगल्स को हम बोलते हैं बेटा ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। ठीक है, हिंदी में इनको बोलते हैं एकांतर अंतःकोण। ठीक है, एकांतर अंतःकोण की पहचान मैंने क्या बताई आपको कि ये z जैसी शेप बनाएंगे, z सीधा, उल्टा, खड़ा, बैठा, जैसे भी है। कंडीशन वही f वाली कि जो दो लाइनें दूर दूर दिख रही है वो पैरेलल होनी चाहिए और ये एक ट्रांसवर्सल होगी। यहाँ पे बात समझ में आ गई, क्लियर है ना बेटा बात। x के लिए लाइनों का पैरेलल होना जरूरी नहीं है, काटेंगी तो जो एंगल्स बन रहे होंगे वो वर्टिकली अपोजिट एंगल्स बन रहे होंगे, शीर्षाभिमुख कोण। एफ जैसी शेप बना रहे हैं तो ये वाला एंगल ये वाले एंगल के इक्वल, ये वाला एंगल इस वाले एंगल के इक्वल होगा। हमने कहा 1 5 के इक्वल होगा, 4 8 के इक्वल होगा। इनको हम बोलते हैं कोरस्पोंडिंग एंगल्स या संगत कोण। जेड की तरह की शेप बना रही होंगी, जेड की कंडीशन बस यही है कि ये लाइनें पैरेलल होंगी, तो अगर ये 3 और ये 5 है तो दोनों एंगल्स को इक्वल कहेंगे। ऐसे एंगल्स को हम बोलते हैं बेटा ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, एकांतर अंतः कोण। ठीक है, उसके बाद एक और चीज है हमारे पास, जैसे ये एंगल 4 है और ये एंगल 5 है, इन दोनों एंगल्स की बात करें तो ये क्या है, हमारी जो तिर्यक रेखा है जो हमारे ट्रांसवर्सल है उसके एक ही तरफ के एंगल्स है ना, और वो भी कैसे एंगल्स हैं, इंटीरियर एंगल्स है। ये एक्सटीरियर होते हैं बाहर वाले, ये इंटीरियर है। 3 4 5 6 इंटीरियर है, 1 2 7 8 एक्सटीरियर है। तो तिर्यक रेखा के एक ही तरफ के अंतःकोण वो 4 5 भी हो सकते हैं, 3 6 भी हो सकते हैं। तो इन एंगल्स का क्या रिलेशन होता है, मैंने कहा 4 और 5, इस ढंग से हमारी लाइंस हैं। तो यहाँ पे एंगल 4 बन रहा है और यहाँ पे एंगल 5 बन रहा है। ठीक है, और इधर की बात करते हैं तो इधर की तरफ 3 और 6 7 को छोड़ देते हैं। ठीक है, इन एंगल्स को हम को इंटीरियर एंगल्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, को इंटीरियर एंगल्स। अगर हिंदी की बात करोगे ना तो हिंदी में ऐसे लिखते हैं, तिर्यक रेखा के एक ओर के अंतःकोण। ठीक है, तो इतनी बड़ी लाइन लिखने से अच्छा है कि हम क्या लिख लेते हैं, को इंटीरियर एंगल्स लिख लेते हैं। ठीक है, अब इन को इंटीरियर एंगल्स का रिलेशन क्या होता है, ये दोनों एंगल्स का जो सम होता है ना बेटा वो 180 डिग्री होता है, जैसे लीनियर पेयर का होता है ना। ठीक है, सीधी रेखा के ऊपर कोई एंगल बना देते हैं, यहाँ पे कोई एंगल है तो वो एंगल और ये 5 मिलके क्या बना देते हैं, को ना वो लीनियर पेयर बना देते हैं। 5 + 6 180 डिग्री होता है ना, ऐसे ये 4 और 5 भी क्या होंगे, 180 होंगे। बस कंडीशन क्या है कि ये दोनों लाइंस पैरेलल होनी चाहिए। तो ध्यान से देखें तो ये शेप कैसी है, सी जैसी सी है ना। अब ये सी सीधा भी हो सकता है, उल्टा भी हो सकता है, खड़ा भी हो सकता है, पड़ा भी हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ से हम को इंटीरियर के सी से ही मान लेते हैं कि शेप क्या होगी हमारी, एंगल की सी की तरह शेप होगी। तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल नहीं होंगे, इनका सम 180 डिग्री होगा। ठीक है, इन वाले केस में क्या होगा,
एंगल जो है वो इक्वल होंगे। ठीक है, तो इक्वल एंगल कहाँ कहाँ मिलेंगे आपको? एफ से और जेड से इक्वल एंगल मिलेंगे आपको। एफ मतलब कोरस्पॉन्डिंग एंगल, जेड मतलब ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। एक्स से एंगल्स, अपोजिट एंगल्स इक्वल बनते हैं शीर्षाभिमुख कोण। और जो सी है उससे तुम्हारे एंगल्स इक्वल नहीं होंगे, वहां पे एंगल्स का सम क्या होगा? 180 डिग्री होगा। आई होप आपको अच्छे समझ में आ गई होगी ये बात। अब आपको ये सारी बात ना एक एग्जाम्पल की हेल्प से समझाती हूँ मैं, ठीक है। हमारे पास दो लाइंस हैं पैरेलल, और एक ये ट्रांसवर्सल है, तिर्यक रेखा है। यहाँ पे हमें एक कोण दे रखा है, मान लेते हैं 130 डिग्री का। ठीक है, ये एंगल 1 था जो कि 130 दे रखा था। फिर ये कहता है 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8, ये सारे के सारे एंगल्स निकालने। ये एल लगा लो, ये एम लगा लो। लाइन एल पैरेलल टू एम दे रखी है, और इसमें बोला गया है कि एंगल 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 सारे एंगल्स निकालने हैं आपको। ठीक है, तो देखो ध्यान से करना कैसे इस क्वेश्चन में। एंगल 1 पता है हमें, एंगल 1 की हेल्प से आप एंगल 2 निकाल सकते हो। एंगल 1 प्लस एंगल 2 कितना होता है? 180 डिग्री। क्यों होगा 180 डिग्री? क्योंकि ये सीधी रेखा के ऊपर एंगल बन रहे हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं? लीनियर पेयर बोलते हैं बेटा। ठीक है, एंगल 1 कितना दे रखा था आपको? 130 डिग्री दे रखा था, प्लस एंगल 2 इक्वल्स कितना? 180 डिग्री। तो एंगल 2 कितना आ जाएगा? 180 माइनस 130 डिग्री। तो एंगल 2 आ गया हमारे पास 50 डिग्री। 2 आ गया। ठीक है, अब क्या करें? 1 की हेल्प से 3 निकाल सकते हैं। कैसे? देखो, ये लाइन और ये लाइन काट रही हैं एक दूसरे को। क्या बना रही हैं? एक्स बना रही है। तो 1 एंगल 3 के इक्वल होगा। कैसे कौन होते हैं? वर्टिकली अपोजिट। 2 किसके इक्वल होगा? 4 के इक्वल होगा। तो हम क्या कहेंगे? एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 3, एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 4। कैसे कोण है? वर्टिकली ओपोजिट एंगल्स। वर्टिकली ओपोजिट एंगल्स। ठीक है, अब 1 3 के इक्वल है, तो 1 तो हमारा दे ही रखा था, कितना? 130 डिग्री। तो क्या कहोगे? एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 3 इज इक्वल टू 130 डिग्री। एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 4 इज इक्वल टू कितना? 50 डिग्री। ठीक है, 1 आ गया, 2 आ गया, 3 आ गया, 4 आ गया। ये तो आगे ठीक है, क्रॉस बना रहे थे। अब नीचे कैसे कौन निकाल लें? तो देखो क्या कर सकते हो आप। अगर मैं 3 की हेल्प से 5 को निकालना चाहती हूँ, तो एंगल 3 देखो आपका इस लाइन से और इस लाइन से बन रहा है। ठीक है, 5 इस लाइन से और इस लाइन से बन रहा है। ठीक है, तो 3 ने और 5 ने मिलके क्या बना दिया? ध्यान से देखना बेटा, क्या बन रहा है? z बन रहा है ना। ठीक है, z बन रहा है, तो 3 और 5 इक्वल होंगे। कैसे एंगल्स? बताओ। एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 5। कैसे एंगल्स थे ये? ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। ठीक है, तो 3 तो आप 130 निकाल के आए हो थोड़ी देर पहले, तो इसका मतलब एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 5 है, तो वो भी कितना आ गया? 130 डिग्री आ गया। ठीक है, बस अब 5 आ गया, तो 5 की हेल्प से 6 निकाल सकते हो। कैसे? या तो Z4 को और 6 को बोल दो। इधर से अगर आप बात करोगे, एंगल 4 और एंगल 6 जो है वो भी क्या बना रहे हैं? Z बना रहे हैं। तो 3 इज इक्वल टू 5 लिखा था, यहीं पे आप लिख लो कि 4 इज इक्वल टू 6 है। एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 6 भी तो है ना ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल में। तो एंगल 4 कितना आ गया? एंगल 4 तो था ही आपके पास 50 डिग्री। तो एंगल 6 भी कितना आ गया? 50 डिग्री आ गया बेटा। 5 आ गया, 6 आ गया। 5 का वर्टिकल अपोजिट एंगल 7 है, 6 का वर्टिकल अपोजिट एंगल 8 है। तो क्या कहोगे? एंगल 5 इज इक्वल टू एंगल 7 और एंगल 6 इज इक्वल टू एंगल 8। कैसे एंगल्स हैं? वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। 5 तो 130 निकाल के आए थे, इसका मतलब जो एंगल 7 है वो भी 130 डिग्री आ गया। ठीक है, एंगल 6 तो आप पीछे 50 डिग्री निकाल के आए थे, तो एंगल 8 भी कितना आ गया? 50 डिग्री आ गया। ठीक है, एंगल 2 निकाल आए थे, 3 निकल गया, 4 निकल गया, 5 निकल गया, 6 निकल गया, 7 निकल गया, 8 निकल गया। सारे एंगल्स निकल गए, बात समझ में आ गई। लेकिन अब आप कहोगे कि मैम आपने सिर्फ ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स को यूज किया है, वो आपने कुछ और यूज ही नहीं किया। हमने पीछे कोरस्पोंडिंग एंगल भी पढ़ा था, को इंटीरियर एंगल भी पढ़ा था। तो कोई बात नहीं, एक क्वेश्चन को सॉल्व करते हुए वो नहीं आया, लेकिन हम उसकी प्रॉपर्टीज की तो बात कर सकते हैं ना। यहाँ पे चेक कर सकते हैं कि जो हमने प्रॉपर्टी वहां करवाई है क्या वो सही है। ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल क्या बनाता है? Z बनाता है।
ठीक है, हमने कोरस्पॉन्डिंग एंगल के लिए क्या पढ़ा था, एफ पढ़ा था। ठीक है, पहले तो मैं यहाँ पे इन सबकी वैल्यू लिख लेती हूँ। ठीक है, एक बार देखो, एंगल 2 कितना आया था, 50। एंगल 30 कितना आया था ना, 3 कितना था, 130। 4 कितना आया था, 50। 5 आया था 130, ये आया था 50, ये आया था 130 और ये आया था 50। ठीक है, तो हमने क्या कहा था बेटा कि कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स, एफ की बात कर रहे हैं अब हम, जिसको हमने यहाँ यूज नहीं किया। कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होते हैं, पीछे हमने बताया ना वो कैसे होते हैं इक्वल। हमने कहा कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या बनाते हैं, एफ बनाते हैं। ये लाइन, ये खींची, ये लाइन और ये लाइन, ठीक दिख रहा है आपको, ये क्या बना रहे हैं, एफ बना रहे हैं। ध्यान से देखो, ऐसे ऐसे, यहाँ पे ये एंगल 4 है और यहाँ पे नीचे एंगल कितना है, 8। ये क्या बना रहे हैं, कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स है, एफ जैसी शेप दिख रही है। क्या ये एंगल्स इक्वल है, देखो एंगल 4 50 था और एंगल 8 भी कितना था, 50 था, तो इक्वल है। तो हमने यही तो पढ़ा है कि कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होते हैं। यहाँ पे प्रॉपर्टी यूज नहीं की, कोई बात नहीं, कहीं पे एक्सरसाइज में कहीं पे सम में तो यूज होगी ना वो। तो 4 और 8 इक्वल आ रहे हैं, 180 ना, वो इक्वल दिख रहे हैं हमें। और दूसरी तरफ से देख लो कि क्या पता कहीं दूसरी तरफ से शेप ऐसी ना आ रही हो। तो अगर मैं यहाँ से एफ बनाती हूँ उल्टा एफ, तो वो ऐसे बनेगा। ठीक है, कौन कौन से एंगल 3 और एंगल 7 मिलके एफ जैसी शेप बना रहे हैं ना, तो इन ये दोनों एंगल्स इक्वल होने चाहिए। तो ये 3 है 130 और ये 7 भी है 130, तो इट मीन्स ये भी कोरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल है। हमारी ये बात प्रूव होगी। जो हमने एक सम से रट्टा मारा था जिस चीज पे, यहाँ पे हमने चेक कर लिया कि सच में वो चीजें इक्वल होती हैं। ठीक है, उसके बाद हमने क्या पढ़ा था, को इंटीरियर एंगल। को इंटीरियर एंगल जो है आपका, वो क्या बनाता है, देखिए क्वेश्चन हमारा यहाँ कंप्लीट हो चुका है। को इंटीरियर एंगल हमारा सी बनाता है। जब दो पैरेलल लाइंस को एक ट्रांसवर्सल काट रही है और सी बनाएगा, तो उसमें क्या कहा था हमने, इन दोनों का सम 180 डिग्री होना चाहिए। ठीक है, तो देखो अगर मैं यहाँ से बात करूँ, ये सी बना रहा है, कौन कौन एंगल, एंगल 4 और एंगल 5 क्या बना रहे हैं, सी बना रहे हैं ना। तो 4 और 5 को ऐड करके देखो, क्या ये 4 और 5 इक्वल है, नहीं, 4 है 50 और 5 है 130, दोनों को ऐड करो कितना आया, 180 आया। इट मीन्स हमें हमारी ये जो बात जो हमने कही थी कि को इंटीरियर एंगल का सम 180 डिग्री होता है, वो यहाँ प्रूव होगी। उल्टा सी देख लो, यहाँ पे उल्टा सी बन रहा है। ठीक है, ये 130 ये 50 दोनों को ऐड किया तो कितना आ गया, 130 प्लस 50 180। तो मतलब ये बात हमारी प्रूव होगी। ठीक है, जो हमने आपको वैसे ही बता दी थी, एक सबसे आप ये कह सकते हो कि रट्टा मारने के लिए कहा था, तो हमारी वो चीजें यहाँ से क्लियर होगी कि हाँ सच में को इंटीरियर एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है, कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होते हैं। ठीक है, अब ये कोरस्पॉन्डिंग एंगल यहाँ से नहीं है, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल भी कोरस्पॉन्डिंग बनेंगे। ठीक है, ये क्या बना रहे हैं, उल्टा एफ बना रहे हैं ना, एंगल 1 और एंगल 5 कोरस्पॉन्डिंग एंगल बना रहे हैं। तो ये भी देखो 130 130 है तो इक्वल है, तो हमें अच्छे से ये चीजें क्लियर होगी। ठीक है बेटा, तो अब हम एक्सरसाइज कर लेते हैं इसकी। ये प्रॉपर्टीज हम पढ़ के आए हैं, एक्सरसाइज में वो आपको और भी अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, तो एक्सरसाइज 6.2 का फर्स्ट क्वेश्चन बोला गया है बेटा कि ए बी और सी डी जो है वो समानांतर है, पैरेलल है। ये लाइन इस लाइन के पैरेलल है। सी डी पैरेलल टू ई एफ, मतलब सी डी किसके पैरेलल है, ई एफ के पैरेलल है। तो देखो ये दोनों लाइनें जब एक दूसरे के पैरेलल हैं, ये इसके पैरेलल हैं, तो इसका मतलब ये तीनों ही एक दूसरे के पैरेलल है ना बेटा। ठीक है, जब तुम्हारी कॉपी की लाइनें देख लो, हिंदी की जो लाइनें होती हैं वो ऐसे लाइनें ड्रॉ कर रखी होती हैं, तो वो सारी ही लाइनें एक दूसरे के पैरेलल होती हैं। तो हम यहाँ पे ये कह सकते हैं ए बी पैरेलल टू सी डी एंड पैरेलल टू सी डी पैरेलल टू ई एफ, तीनों ही लाइंस एक दूसरे के पैरेलल होंगी। ठीक है, तो पैरेलल लाइंस की जो भी प्रॉपर्टी यूज करनी है इस ट्रांसवर्सल की हेल्प से हम कर सकते हैं यूज। ठीक है, अब देखो y और z की रेशो दे रखी है, y रेशो z इज इक्वल टू कितना दे रखा है, 3:7 दे रखा है। फर्स्ट एक्सरसाइज में हमारे पास कुछ ऐसा सम था, जब भी रेशो दी होती है तो हम ये कहते हैं कि y एंगल 3 इंटू समथिंग होगा, 3x लिखते हैं, लेकिन x तो खुद एंगल का नाम है, तो यहाँ पे क्या नाम दे देंगे, इसको a नाम दे देंगे। ठीक है, z जो है वो 7 है, तो यहाँ पे 7 a नाम दे देंगे। मतलब दोनों का कॉमन पार्ट था जो कटा हुआ था, वो कॉमन पार्ट क्या कुछ भी हो सकता है, हमने यहाँ पे a नाम दे दिया। फर्स्ट एक्सरसाइज में कोई सम था तो वहां पे a/b दे रखा था, कुछ दे रखा था 2:3, तो वहां पे हमने a को 2a नहीं कहा था क्योंकि a तो यहाँ खुद था, इसलिए वहां पे a को 2x और b को क्या कहा था, 3x कहा था हमने। लेकिन यहाँ पे 3x और 7x क्यों नहीं कह रहे, क्योंकि यहाँ पे एंगल का नाम x है। ठीक है, इसलिए हमने यहाँ पे क्या ले लिया, a में ले लिया। क्लियर है बात। अब y और z में कोई रिलेशन है क्या, देखो y और z कुछ शेप बना रहे हैं, नहीं जी कोई शेप नहीं बना रहे, तो नहीं पता चलेगा हमें। लेकिन अगर आप एंगल x की बात करते हो और इधर से एंगल z की बात कर रहे हो, ध्यान से देखना,
एंगल एक्स और इधर से एंगल जेड, क्या कौन सी शेप बना रहे हैं, जेड की शेप बना रहे हैं। तो आप क्या कह सकते हो, एंगल एक्स और एंगल जेड क्या होंगे, इक्वल होंगे। क्यों होंगे, क्योंकि ए बी इज पैरेलल टू ई एफ है, ठीक है, क्योंकि ए बी इज पैरेलल टू ई एफ, देयरफॉर एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, जेड। एंगल एक्स और एंगल जेड इक्वल हो जाएंगे। क्यों होंगे इक्वल, क्योंकि ये कैसे एंगल्स हैं, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। बात समझ में आई बेटा। अब x तो नहीं पता, z जरूर पता है, z कितना है 7a है, ठीक है, तो x इज इक्वल टू कितना आ गया 7a आ गया, क्योंकि z की वैल्यू क्या थी 7a थी, x 7a आ गया, ठीक है, x आ गया 7a, y आ गया 3a, z आ गया 7a। कैसे निकाले, वैल्यू तो नहीं पता चल रही। अब देखो x का और z का तो हमने देख लिया, x और z तो कोई ऑल्टरनेट इंटीरियर बना रहे थे, लेकिन y और z कुछ नहीं बना रहे। क्या एक्स और वाई भी कुछ नहीं बना रहे क्या, देखो ध्यान से, क्या बना रहे हैं, उल्टा सी बना रहे हैं, और सी मतलब को इंटीरियर एंगल्स। तो तुम ये कह सकते हो को इंटीरियर तभी बनाएंगे ना जब ये लाइन और ये लाइन पैरेलल होगी। क्या कहोगे, ए बी इज पैरेलल टू सी डी है, तो एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू कितना बनेगा 180 डिग्री। कैसे एंगल्स हैं, को इंटीरियर एंगल्स हैं, ठीक है, को इंटीरियर एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है बेटा। एक्स कितना था 7a था, वाई ऊपर लिखा हुआ है कितना है 3a है, इक्वल्स कितना 180 डिग्री। 7a में 3a ऐड हो जाएगा, कितना बनेगा 10a इज इक्वल टू कितना 180। a की वैल्यू कितनी आ जाएगी 180 के डिवाइड में 10 आ जाएगा, काट दो 18 आ गया, a की वैल्यू आ गई 18। क्या हमें a चाहिए था, नहीं जी, हमें तो x चाहिए है। तो कोई बात नहीं, देखो नाउ जो x था वो तो 7a था, a की वैल्यू आप 18 निकाल चुके हो, 18 7 126, तो हमारा आंसर क्या आ गया, x की वैल्यू 126, यही हमें निकालना था, ठीक है। तो जो मैंने इंट्रोडक्शन पार्ट में करवाया था आपको, वहाँ पे हमने सिर्फ कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स को यूज किया था, लेकिन बाद में बता दें ना ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स कैसे बन रहे हैं, वहाँ पे को इंटीरियर कैसे बन रहे हैं, तो आप जहाँ पे क्वेश्चन में जैसे जरूरत होगी उस तरीके से आप उसको यूज कर सकते हो। ओके बच्चों, अब एक्सरसाइज का सेकंड क्वेश्चन देखिए बेटा, क्या दिया गया है। इसमें बोला गया है कि लाइन ए बी इज पैरेलल टू सी डी, जो ए बी लाइन है वो सी डी लाइन के पैरेलल है, हमें दिख रही है। आगे क्या कहा है, ई एफ परपेंडिकुलर टू सी डी, जो ई एफ लाइन है वो सी डी पे परपेंडिकुलर बना रही है। परपेंडिकुलर का मतलब है कि ये कोण जो है वो 90 डिग्री का है, ये 90 है तो देखो इधर भी 90 डिग्री का ही होगा, ठीक है, तो पता ही है हमें। एंगल जी ई डी, एंगल जी ई डी कितना दे दिया 126 डिग्री, तो ये पूरा एंगल जो है ये दे दिया 126 डिग्री आपको। इसमें बोला गया है फाइंड एंगल ए जी ई, ए जी ई, ये एंगल निकालना है। तो अगर फिर वही बात ध्यान से देखते हैं, ए जी ई, और इधर से अगर मैं इसको करूं तो कैसी शेप बन गई, दिख रही है कुछ, जेड बन रहा है, ठीक है, ये लाइन और ये लाइन पैरेलल भी है तो फिर पक्का जेड बन रहा है, तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल क्या होंगे, इक्वल होंगे ना, ठीक है। तो आप क्या कहोगे, ए बी पैरेलल है सी डी के, देयरफॉर जो एंगल ए जी ई है वो किसके इक्वल होगा बेटा, इस वाले एंगल के, जिसको इसने क्या नाम दिया था जी ई डी, एंगल जी ई डी के। रीजन क्या लिखोगे, जेड से कौन से एंगल्स बनते हैं, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, ठीक है। अब एंगल जी ई डी कितना था 126 था ना, एंगल जी ई डी तो 126 था, देयरफॉर एंगल ए जी ई भी कितना आ गया 126 डिग्री आ गया। एंगल ए जी ई निकालना था, ये वाला एंगल निकल चुका है। अब क्या पूछा है जी ई एफ, जी ई एफ मतलब सिर्फ ये वाला एंगल चाहिए हमें। ये वाला एंगल कैसे निकाल सकते हो, पूरे 126 में से इधर वाला 90 माइनस कर देंगे तो जी ई एफ आ जाएगा, ठीक है। नाउ एंगल जी ई एफ क्या बनेगा बताओ, पूरे एंगल जी ई डी में से 90 डिग्री माइनस कर देते हैं, 90 डिग्री ही तो है, जी ई डी कितना था 126 डिग्री माइनस 90 डिग्री, तो एंगल जी ई एफ जो है माइनस कर दो 6 12 से हो गई 3, जी ई एफ हमारे पास कितना आ गया 36 डिग्री आ गया। बात समझ में आ गई ना बेटा अच्छे से। नेक्स्ट देखो क्या पूछा हुआ है, एफ जी ई, एफ जी ई, एफ ध्यान से देखो क्या पूछा हुआ है,
एंगल एफ जी ई मतलब ये वाला एंगल निकालना। अब ये वाला एंगल कैसे निकालेंगे, ये निकाल के आए हैं, दोनों मिलके क्या बना रहे हैं, लीनियर पेयर बना रहे हैं ना। लीनियर पेयर का मतलब सम 180 डिग्री होता है। तो अब क्या लिखेंगे, नाउ जो एंगल पूछा गया है एफ जी ई, एंगल एफ जी ई प्लस एफ जी ई तो ये वाला एंगल है, और इधर से क्या नाम है इस एंगल का, ए जी ई है, ठीक है। प्लस एंगल ए जी ई इज इक्वल टू कितना, 180 डिग्री। क्यों है 180 डिग्री, क्योंकि ये क्या बना रहे हैं, लीनियर पेयर बना रहे हैं बेटा, ठीक है। दोनों एंगल्स को सिंपल सा नाम भी दे सकते थे, एंगल 1 और एंगल 2, लेकिन इसे नाम ही ऐसे पूछे हुए हैं तो हमें नाम ऐसे ही लिखने पड़ेंगे। एफ जी ई, एफ जी ई तो हमें निकालना ही है, और ए जी ई हम अभी निकाल के आए हैं कितना, 126 डिग्री इज इक्वल टू कितना, 180 डिग्री। तो यहाँ से एंगल एफ जी ई कितना आ गया, 180 माइनस 126 डिग्री। हमने कुछ गलती तो नहीं कर दी ना, ठीक चल रहा सारा। तो एंगल एफ जी ई की वैल्यू कितनी आएगी, 10 में से 6 गए 4, 7 में से 2 गए 5, 54 डिग्री आ जाएगा, ठीक है बेटा। तो ये वाला भी एंगल निकल गया हमारा। लास्ट में लिख सकते हो कि ये और ये तीनों एंगल्स हमारे ये हैं, तो हमारा आंसर आ गया। आई होप आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। देखो जब ये वाला स्टार्टिंग में एंगल पूछा था तो हमने देखा ये एंगल ऐसे बन रहा है, और इधर से ऐसे करें तो जेड बन रहा था। जेड का मतलब अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, दोनों एंगल्स इक्वल होते हैं, तो हमने इक्वल करके इसको 126 निकाल दिया। फिर ये छोटा सा एंगल पूछा, पूरा एंगल 126 था, इसमें से इतना सा 90 माइनस किया तो सिर्फ इतना बच गया, 126 माइनस 90 कितना आ गया, 36 डिग्री आ गया, ठीक है। फिर हमसे ये वाला छोटा सा एंगल पूछा था, तो हमें ये वाला एंगल पता था, ये निकालना था। ये पूरा मिलके तो क्या बनाता है, 180 डिग्री, लीनियर पेयर होता है, ठीक है। 180 डिग्री में से 26 को माइनस 126 को माइनस किया तो एफ जी ई कितना आ गया हमारा, 54 डिग्री आ गया। ओके बच्चों, थर्ड क्वेश्चन देखिए बेटा क्या कहा गया है। इसमें बोला गया है पी क्यू इज पैरेलल टू एस टी। ये जो पी क्यू लाइन है और ये एस टी लाइन है एक दूसरे के पैरेलल है, एक दूसरे के समानांतर है, ठीक है। एंगल पी क्यू आर ये वाला एंगल 110 है। एंगल आर एस टी ये वाला एंगल 130 डिग्री है। बोला गया कि फाइंड एंगल क्यू आर एस मतलब ये वाला एंगल, हमें ये वाला एंगल निकालना है। बताओ भी कैसे निकालें। अब हमें लाइनें पैरेलल तो दे रखी हैं, ये लाइन और ये लाइन पैरेलल, लेकिन इनको जो लाइन काट रही है वो कोई एक लाइन नहीं काट रही, इसको कोई और लाइन काट रही है, इसको कोई एक लाइन काट रही है। हमने पढ़ा था पैरेलल लाइन के कॉन्सेप्ट में, पैरेलल लाइन को दोनों को एक ही तिर्यक रेखा अगर काटती है, एक ही ट्रांसवर्सल अगर काटती है, तो हम बहुत सारी लाइन से बहुत सारे तरह के एंगल्स बना सकते हैं जो इक्वल भी हो सकते हैं, उनका सम भी 180 डिग्री हो सकता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे तो कोई एक ट्रांसवर्सल है नहीं, पैरेलल लाइंस बहुत सारी हो सकती हैं, ट्रांसवर्सल एक ही होती है, ठीक है। एक ट्रांसवर्सल से एक तरह के एंगल बनेंगे, दूसरे ट्रांसवर्सल से दूसरे एंगल्स बनेंगे, ठीक है। मतलब यहाँ पे इन एंगल्स का आपस में कोई रिलेशन अब नहीं बना सकते। तो क्या करें, ऐसे केस में हमें क्या करना पड़ता है बेटा कि दो पैरेलल लाइंस तो हैं लेकिन उनको एक कोई कॉमन लाइन नहीं काट रही, तो हमें जिस पॉइंट पे वो दोनों लाइंस काट रही है ना, उस पॉइंट से हमें एक कंस्ट्रक्शन करनी होती है कि एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। आप किसी के भी पैरेलल कह दो, मान लिया मैं यहाँ पे लाइन को ए बी नाम दे देती हूँ, ठीक है। ए बी लाइन जो है पैरेलल टू पी क्यू कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करना पड़ता है, हमें कंस्ट्रक्शन करनी पड़ती है बेटा, रचना करनी पड़ती है। क्या रचना करी कि हमने ए बी पैरेलल टू पी क्यू खींची, तो खींची तो हिंदी में लिखा जाएगा तो पीछे लिख लेते, इंग्लिश में लिख लेते ड्रो, ड्रो ए बी पैरेलल टू पी क्यू, ठीक है। अब देखो अगर ए बी पी क्यू के पैरेलल है, पी क्यू पैरेलल टू एस टी है, ठीक है। ए बी पी क्यू के पैरेलल है, पी क्यू एस टी के पैरेलल है, तो इसका मतलब क्या हो गया, ए बी जो है वो एस टी के भी पैरेलल होगी। मतलब ये लाइन इसके पैरेलल थी तो ये लाइन अपने आप ही इस वाले लाइन के तो पैरेलल हो ही जाएगी, ठीक है। अब पैरेलल तो होगी, अब करें क्या, हमें तो ये वाला एंगल चाहिए है, इस एंगल का तो हमें नहीं पता, लेकिन हम ये कह सकते हैं ये लाइन और कौन सी करें, इधर भी कर सकते हो आप उधर भी कर सकते हो, जेड बनाओ या सी बनाओ, इट डिपेंड्स ऑन यू, ये तुम्हारी मर्जी है जैसे तुम्हें ठीक लगे। हम क्या करते हैं, हम सी बना लेते हैं, सी हमें इजीली दिख रहा है ना, तो ये एंगल 110 है, इसको हम एंगल 1 नाम दे देते हैं, ठीक है। या ठीक है इसको 1 ही दे देते हैं। तो वो 110 और 1 मिलके क्या बना रहे हैं, सी बना रहे हैं। सी मतलब को इंटीरियर एंगल। तो आप क्या कहोगे, नाउ एंगल 1
प्लस 110 इज इक्वल टू कितना होगा, 180 डिग्री होगा। होगा कि नहीं होगा? मतलब क्या है ये, को इंटीरियर एंगल्स हैं बेटा। ठीक है, तो यहाँ से एंगल 1 की वैल्यू निकल जाएगी 180 माइनस 110, जो कि एंगल 1 कितना आ जाएगा, 70 डिग्री आ जाएगा। तो एंगल 1 निकालना था क्या? नहीं, हमें तो ये एंगल निकालना था। अब इसको कुछ और नाम दे दो, एक्स नाम दे दो चाहिए। ठीक है, अब 1 की हेल्प से एक्स निकल सकता है क्या? ना जी। अब यहाँ देखिए तो ये लाइन पैरेलल है इस लाइन के, ये लाइन इस लाइन के क्या बना रही है, फिर से z बना रही है। तो ये 130 है, इसको एंगल 2 नाम दे दो। 130 और जो 2 है वो भी क्या बना रहे हैं, को इंटीरियर एंगल्स। क्या कहोगे, एंगल 2 प्लस 130 डिग्री इज ऑल्सो इक्वल्स टू 180 डिग्री। कैसे एंगल्स हैं, को इंटीरियर एंगल्स हैं ये भी। ठीक है, यहाँ से एंगल 2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा, 180 डिग्री माइनस 130 डिग्री। ठीक है, तो एंगल 2 हमारे पास आ गया भाई 50 डिग्री। अब एंगल 2 आ गया, एंगल 1 आ गया, लेकिन ये एक्स तो नहीं आया अभी भी। ठीक है, लेकिन हम ये तो देख सकते हैं ना, 1 एक्स और 2 मिलके पूरा क्या बना रहे हैं, 180 डिग्री बना रहे। स्ट्रेट लाइन पे एंगल है ना। क्या कहोगे, वी नो दैट एंगल 1 प्लस एक्स प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू कितना, 180 डिग्री। ठीक है, अब यहाँ पे लीनियर पेयर नहीं लिखते बेटा, पेयर का मतलब होता है जोड़ा, जिसमें 2 ही एंगल्स आते हैं। यहाँ पे तो 3 एंगल्स हैं, तो आप इसको स्ट्रेट एंगल कह सकते हो। ठीक है, क्या कह सकते हो, स्ट्रेट एंगल बोल सकते हो। लीनियर पेयर लिख दोगे तो कोई नंबर तो काटने से रहा आपके, देखो सीधी सी बात है। पता तो इसका मतलब क्या है कि इनका सम 180 डिग्री है। अब ऐसे क्या 180 डिग्री है, तो जो को इंटीरियर लिख दें, को इंटीरियर तो नहीं बनते ना ये। ठीक है, स्ट्रेट लाइन के ऊपर बन रहे थे, स्ट्रेट एंगल कह सकते हैं। एंगल 1 कितना, 70 डिग्री प्लस एक्स, एंगल 2 कितना, 50 डिग्री इज इक्वल टू कितना है, 180 डिग्री। 70 और 50 को ऐड कर दो, कितना बन गया, 120। एक्स प्लस 120 डिग्री इज इक्वल टू 180। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 180 डिग्री माइनस 120 डिग्री, जो कि कितना बनता है, 60। देयरफॉर अब इसने एंगल को नाम क्या दिया था, क्यू आर एस नाम दिया था। तो एंगल क्यू आर एस इक्वल्स 60 डिग्री। ठीक है, यही तो पूछा गया था हमारे से, तो ये हमारा आंसर आ गया बेटा। ठीक है, समझ में आ गई अच्छे से बात। जब दो लाइनें पैरेलल हों और उनको एक कॉमन तिर्यक रेखा, एक कॉमन ट्रांसवर्सल नहीं काट रही, तो जो दो अलग अलग ट्रांसवर्सल जहां मिल रही हैं, उस पॉइंट से एक कॉमन पैरेलल लाइन खींच देते हैं, जो इसके भी पैरेलल होगी, इसकी पैरेलल होगी। ठीक है, अब पैरेलल होने के बाद उस पैरेलल लाइन के साथ ये कुछ ना कुछ एंगल्स बनाएंगे, को इंटीरियर बनाए, ऑल्टरनेट इंटीरियर बनाए, कोरस्पोंडिंग बनाए, जो भी है। तो इसने को इंटीरियर बनाया, यहाँ पे इसने भी को इंटीरियर बनाया। दो एंगल्स यहाँ से आगे, बीच का एंगल मिला के पूरा 180 डिग्री हो जाता है। तो इस एंगल, इन दोनों की हेल्प से ये वाला एंगल निकल गया। ठीक है बच्चों, अब देखो एंगल फोर्थ क्वेश्चन, सिर्फ फोर्थ क्वेश्चन ही करेंगे हम, फिफ्थ क्वेश्चन कोई इंपॉर्टेंट तो है नहीं, लेकिन कहोगे तो मैं करवा भी दूंगी। ठीक है, आप कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा कि फिफ्थ क्वेश्चन भी करवाना है मैम, तो मैं जरूर करवा दूंगी। ठीक है, नहीं तो हम फोर्थ तक ही करेंगे, बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं है, वो साइंस बेस्ड क्वेश्चन है। फिर भी आपको मोटी मोटी थ्योरी समझा दूंगी, क्वेश्चन आप खुद करने की कोशिश कर लीजिएगा। देखो क्वेश्चन में इसमें क्या दिया गया, फोर्थ क्वेश्चन में ए बी इज पैरेलल टू सी डी, ये लाइन और ये नीचे वाली लाइन पैरेलल दे रखी है। ये एंगल 50 डिग्री दे रखा है, यही बोला हुआ है। पी आर डी, ये वाला एंगल 127 डिग्री दे रखा है। एक्स और वाई निकालने के लिए बोला गया है आपको। ठीक है, तो देखो एक्स और वाई कैसे निकल सकते हैं, ये दोनों लाइंस पैरेलल हैं। तो मैंने कहा था कोई कॉमन ट्रांसवर्सल लाइन होती है, ये कहा था ना कि कोई एक ट्रांसवर्सल या एक तिर्यक रेखा होती है। एक नहीं, मतलब कहने का मतलब एक ट्रांसवर्सल से जो एंगल्स बनेंगे उनका आपस में कुछ रिलेशन होगा, दूसरी ट्रांसवर्सल वाले एंगल्स का उनके साथ रिलेशन होगा। इधर वाले एंगल्स का इधर वाले एंगल्स के साथ कोई रिलेशन नहीं बनेगा। ठीक है, तो देखो ध्यान से, जैसे हम मैं बना ही रही थी तो आपको यहाँ से दिख गया होगा, एंगल 50 है ये, और ये ऐसे करके ये जी क्या बना गए, z बना गए। कौन कौन से एंगल, 50 और x, z बना गए, तो इट मीन ये क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो कौन कौन सी लाइंस पैरेलल है, ए बी इज पैरेलल टू सी डी थी, देयरफॉर एंगल 50 का नाम क्या है, एंगल ए पी क्यू है। और यहाँ पे क्या है, x, ये इक्वल होंगे। क्यों होंगे इक्वल, कैसे एंगल्स हैं ये, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। ठीक है, तो ए पी क्यू तो 50 था, इज इक्वल टू एक्स, देयरफॉर आप ये कह सकते हो एक्स इज इक्वल टू कितना आ गया, 50 डिग्री आ गया। एक एंगल तो निकल गया। अब हमें वाई को निकालना है। अब वाई कैसे निकालें, क्या 127 से कोई रिलेशन है, देखते हैं, क्योंकि ये भी तो ट्रांसवर्सल है। इसको इस वाले ट्रांसवर्सल को भूल जाओ, ये ट्रांसवर्सल है। ठीक है, ये ट्रांसवर्सल, इधर से ये लाइन और इधर से
ये लाइन क्या बना रही है, देखो जेड जैसी शेप बना रही है, तो जेड जैसी शेप बना रही है तो ये पूरा एंगल इस पूरे एंगल के इक्वल होगा। ठीक है, क्या कहोगे, ए बी पैरेलल टू सी डी, और ट्रांसवर्सल यहाँ पे पी आर है, लिखने की जरूरत तो है नहीं, वैसे पैरेलल है तो आप क्या कहोगे, एंगल मतलब 50 प्लस वाई जो है इज इक्वल टू इस एंगल के पी आर डी के, पी आर डी। यहाँ पे भी रीजन क्या लिखोगे, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। ठीक है, तो पी आर डी कितना दे रखा है 50 प्लस वाई, और पी आर डी दे रखा था 127। यहाँ से वाई कितना आ जाएगा बेटा, 127 माइनस 50 डिग्री, तो y की वैल्यू कितनी आ गई 7, और 12 माइनस 5 भी कितना हो गया 7, तो y हमारा 77 डिग्री आ गया और x हमारा 50 डिग्री आ गया। बिल्कुल इजी क्वेश्चन था ना बेटा, आई होप आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। फिफ्थ क्वेश्चन देखिए, जो मैं कहती थी कि इसको करने की जरूरत नहीं है, ना ही ये पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। इसमें ये बोला गया है, मैं आपको वैसे बता रही हूँ क्वेश्चन पढ़े बिना, कि दो मिरर थे पी क्यू और आर एस जो एक दूसरे के पैरेलल रखे थे। ठीक है, एक लाइट आती है यहाँ पे, एक इंसिडेंट रे डालते हैं, ठीक है, और वो रिफ्लेक्ट होके मूव कर जाती है इधर की तरफ, फिर यहाँ लगती है रिफ्लेक्ट होके मूव कर जाती है इधर। ठीक है, ये मिरर तो एक दूसरे के पैरेलल थे, इसमें शो करने के लिए कहा है कि ये और ये लाइन भी एक दूसरे के पैरेलल होंगे, शो करो। ठीक है, तो इसमें करना क्या है आपको, हम बी पॉइंट से ना कंस्ट्रक्शन करके एक लाइन ड्रॉ कर देते हैं नीचे की तरफ, जो परपेंडिकुलर होगी हमारी पी क्यू के। ऐसे सी लाइन से हम एक सी पॉइंट से एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं जो कि परपेंडिकुलर होगी आर एस रो के। ठीक है, बात समझ में आ गई। अब परपेंडिकुलर है, ये परपेंडिकुलर है। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ दो एंगल्स बन रहे हैं आपके, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, इस एंगल के भी दो पार्ट बन रहे हैं, ये और ये। अब ये जो लाइन आपकी पैरेलल लाइंस पे के परपेंडिकुलर हमने लाइन ड्रॉ करी थी, दो लाइंस अगर पैरेलल हैं, उनके आपस में परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करते हैं, तो वो लाइंस भी एक दूसरे के पैरेलल होती है बेटा। बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं है क्वेश्चन। ठीक है, मैं जस्ट आपको वैसे समझा रही हूँ, फिर भी अगर आपको समझना हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा, मैं इसी क्वेश्चन के लिए स्पेशल वीडियो बना दूंगी। ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है, अब ये लाइन पैरेलल है तो देखो ये क्या जेड बना रही है, तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल क्या होंगे, इक्वल होंगे, ये एंगल और ये एंगल इक्वल होंगे। ठीक है, लेकिन ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल होते हैं, क्यों, क्योंकि अगर कोई रे, अगर इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे, एक इंसिडेंट रे होती है, एक रिफ्लेक्टेड, तभी मैं बोल रही हूँ साइंस की बात है। इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे जो होती हैं बीच में परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं, तो दोनों तरफ एंगल्स इक्वल बनते हैं, तो ये एंगल इस एंगल के इक्वल है, ये एंगल इस एंगल के इक्वल है। लेकिन ये और ये हमने इक्वल अभी कहा, ऑल्टरनेट इंटीरियर है, ये और ये इक्वल है तो मतलब ये पूरा एंगल इस पूरे एंगल के इक्वल होगा, ये एंगल इक्वल हो गए तो मीन्स ये क्या बना रहे हैं, जेड बना रहे हैं। जेड वाले एंगल इक्वल हैं तो जेड वाली जो लाइंस बच गई वो भी क्या होंगी, पैरेलल होंगी बेटा, मतलब ए बी पैरेलल टू सी डी हो जाएगा। ठीक है, फिर भी अगर आपको समझना है तो मैं आपके लिए सेपरेट इसी क्वेश्चन पे बेस्ड एक शॉर्ट्स या कोई एक सिंपल वीडियो बना दूंगी, आप कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा। ठीक है बेटा, तो इसके साथ ही हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो जाता है। अगर आपको ये वीडियो थोड़ी भी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा। थैंक यू।